तो पहली बात याद रखना कि कल आपको टेस्ट देना है, एक 2023 का CCET का टेस्ट देना है और 2013 का GS का देना है। GS की कट ऑफ कितनी थी? 140 और इसकी कट ऑफ है 100 नंबर। क्या बताया सर? 1 मिनट रुक जाओ। क्या बताया? वही बताया सर आपने 100 नंबर कर दी इसकी। CCET का 100 नंबर है, CCET का 100 नंबर ही तो किया था उस टाइम भी। नहीं, उस वक्त तो शायद 80 थी ना, अब उठा के फेंक दूंगा तुम्हें। 100 नंबर है। अच्छा 100 ही थी। हाँ, अपने अनुसार मत चलाओ सर 90 कर दो ना सर, 10 बढ़ाओ ना। क्यों बढ़ाऊं? जब 25-30 क्वेश्चन उसमें नंबर सिस्टम के करवा चुका हूँ। ठीक है ठीक है, चलो आओ इधर, हिस्ट्री के क्वेश्चन देखते हैं अपन। 1 मिनट रुको। 2021 ना। अब देखो हिस्ट्री का वेटेज कम होता जाएगा, ये चीज़ ऑब्जर्व करो। यहाँ पे बहुत कम क्वेश्चन मिलेंगे आपको हिस्ट्री का। अब देखो अभी तक एक भी हिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं आया है। आ जाओ इधर। अब देखो ध्यान से देखना ये क्वेश्चन। तो यूपीएससी में फिर 12 बता रहा हूँ, ये लॉजिक समझो, जो मैं सिखा रहा हूँ इसी से ही पेपर निकलेगा। अब देखो इसमें कैसे आपने जो ट्रिक है वो लगेगी, ध्यान से देखना है चीज़ का। देखो ऑब्जर्व करो, देखो ध्यान से देखना। मुरैना के समीप जो है, समीप स्थित है 64 योगिनी मंदिर। ठीक है, 64 योगिनी कोई मंदिर है मुरैना के समीप। अरे क्या हो रहा है, इधर उधर क्यों भाग रहा है? 64 योगिनी मंदिर है, ध्यान से समझना। ठीक है, मुरैना के नज़दीक, उससे कोई मतलब नहीं है। अब जो 64 योगिनी, योगिनी मतलब स्वाभाविक सी बात है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? शक्ति को रिप्रेजेंट कर रहा है। ध्यान से समझना ये चीज़। शक्ति मतलब कोई देवी है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। देवी मतलब क्या होगा? शक्तिपीठ। हाँ ठीक है, पार्वती को है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ध्यान से देखना ये चीज़। अब देखो एक एक चीज़ याद रखना कैसे यूपीएससी हेल्प करती है। यह कच्छापघात राजवंश के शासन काल में निर्मित एक वर्ताकार मंदिर है। एक, मैंने कितनी बार बोला, ये 100% सही होगा। पहली बात यूपीएससी आपसे देखो ये जानना भी नहीं चाह रहा था, वो आपसे क्या जानना चाह रहा था, ध्यान से समझो यहाँ पे। ठीक है, आगे देखो, यह भारत में निर्मित एकमात्र वर्ताकार मंदिर है। भाई ये तो बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया। सोचो एक मंदिर है वर्ताकार, ये तो बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया। जैसे ही काटोगे आप, आंसर आ गया। देखो ये है यूपीएससी। वहाँ सोचो कितने मंदिर है भाई, आप ये खुद ही सोचो। एक मात्र, जैसे अब देखो यूपीएससी आपसे ओनली यही जानना चाह रहा था, बस खत्म काम। अब आगे देखो एक और ट्रिक लगेगी इसमें, ध्यान से देखना। इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में वैष्णव पूजा पद्धति को प्रोत्साहन देना था। वैष्णव मतलब विष्णु, देवता होते हैं ये। विष्णु। ठीक है, ध्यान समझना। अब ये योगिनी मतलब ये तो उसकी बात कर रहा है, ये तो ऐसे कॉन्ट्राडिक्शन है यार। जो जैसे क्वेश्चन से जैसे कॉन्ट्राडिक्शन होगा वो स्टेटमेंट तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। तो तीसरा तो ऐसे ही खत्म हो गया, यहाँ से भी ये चला गया अपना। अब आगे देखो, इसके डिजाइन से यह लोकप्रिय धारणा बनी कि यह भारतीय संसद भवन के लिए प्रेरणा स्रोत रहा। प्रेरणा स्रोत भाई 0.0001% भी होगा ना तो आंसर होगा, याद रखना ये चीज। अभी देखो ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, और याद रखना जैसे अभी जो यूनेस्को की जो हेरिटेज है ना, उसमें अभी कुछ जुड़ा हो, इस टाइप से याद रखा करो। आपके जैसे 2024 में 2-2 क्वेश्चन बने, ये भी उसी टाइम यूनेस्को हेरिटेज में जुड़ा था। अभी की उसमें प्रेजेंट में आप देखना जो भी है, अभी ध्यान से देखना, उसको एक बार अच्छे से ऑब्जर्व कर लेना। यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है वहाँ से। अब देखो ध्यान से देखना इसमें, ये तो ऐसे भी हिस्ट्री का डायरेक्ट क्वेश्चन है, 6ठी क्लास की एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये डायरेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन नगर है? पहली बात याद रखना, प्राचीन नगर की बात बोला है। ठीक है, अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है। ठीक है, जहाँ बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था। ठीक है, और संबंध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। सबसे पहली बात भाई, जहाँ पे पानी की समस्या होगी वहाँ पे इस टाइप की चीज़ बनाई जाएगी। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अब देखो राखी गढ़ी, अब ये तो याद रखना सारे के सारे कौन से हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल है। ठीक है, ये पहली बार पता होना चाहिए। राखी गढ़ी हरियाणा में है, तो भाई हरियाणा में पानी की कमी है? नो। ठीक है, ये चीज़ याद रखो। रोपड़ पंजाब में है, तो यहाँ पे कोई पानी की कमी होगी? ठीक है,
अब देखो धोलावीरा है, धोलावीरा ऐसे बहुत फेमस है। अरे कालीबंगा, कालीबंगा याद रखना राजस्थान में है। अब मैंने बोला तो मैप वाले काम कर लो अच्छे तरीके से। धोलावीरा गुजरात में है, ठीक है। तो पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए। अब देखो दोनों आंसर तो होगा तो इन दोनों में से ही होगा। सीडी तो होगा नहीं सर। CD तो ऐसे भी नहीं होगा, तो मैंने काट दिया, ठीक है। अब देखो एक चीज़ आ रहा है, प्राचीन नगर है जो अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की एक श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबंध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था। अब मुझे बताओ कालीबंगा कहाँ पे है, कुछ आइडिया है आपको? कालीबंगा राजस्थान के किस इलाके में है? राजस्थान में बनावली के पास है, पर यहाँ पे कोई रिवर नहीं है तो पता नहीं। हाँ वो भी याद रखना। दूसरी बात एक चीज़ याद रखना कि इसको देखो एक बार, कालीबंगा को देखो उस मैप में देखना। दूसरी बात है ना, ये इस टाइम जो यूनेस्को हेरिटेज में इसको जोड़ा गया था, इसलिए यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था याद रखना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ याद रखना ये चीज़। तो नया क्वेश्चन फॉर्म हुआ तो नए क्वेश्चन के ये आंसर, ये चीज़ भी याद रखना, ठीक है। दूसरा ना सर, धोलावीरा अपने जल संचय के लिए हो सकता जल है संचय के खेतरी famous है। माइंस के, हाँ। सर हो सकता है खेतरी माइंस के पास हो, क्योंकि यहाँ पे बैंगल्स बनाए जाते थे, तो उसके आसपास ही मिलेगा, खेतरी माइंस के आसपास। हाँ तो ये मतलब उतना शुष्क इलाका नहीं था, ये चीज़ याद रखना। मतलब गुजरात ज़्यादा ये है। धोलावीरा, धोलावीरा तो आप 6ठी क्लास के एनसीईआरटी पढ़ो, ये उसी के लिए तो फेमस है, ठीक है। अब इधर देखो ये क्वेश्चन, देखो अब ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, ध्यान से समझना। ये भी आपको विपिन चंद्रा जो है उसके क्वेश्चन से मिलेगा, ठीक है, ध्यान समझना। 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में, याद रखो ये चीज़, 17वीं शताब्दी मतलब 1600 से लेके 1700 तक, उसके पहले चतुर्थांश की बात कर रहा, मतलब इसकी। तो ये चीज़ समझा करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहीं से आंसर निकल के आएगा। अब देखो कैसे क्वेश्चन का आंसर निकलेगा। निम्नलिखित में से कहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कारखाने स्थापित हुए थे, मुझे बताओ। देखो ध्यान से देखो कैसे इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। देखो पहली चीज़ 1600 ईस्वी में, याद करो मैंने जब पॉलिटी पढ़ाया था, इनको क्या मिलता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का चार्टर मिलता है महारानी के थ्रू। अब मुझे बताओ ये 1600 में आ रहा है, ठीक है। याद करो पे 1666 तो किसका शासनकाल था, अकबर का। अकबर के शासनकाल के बाद में 1608 में जो है जहांगीर से जाके मिलते हैं लोग। अब जहांगीर से मिल रहे हैं, उसमें भी याद रखना, मैं स्टोरी सुनाता हूँ। देखो क्या होता है, जहांगीर पहली बार जब आता तो जहांगीर नहीं मानता है, तो फिर इनका जो है कैप्टन हॉकिंस आता है, शायद हाँ हॉकिंस आता है, वो है ना, उसको पता था भाई इनको कैसे खुश किया जा सकता है, तो वो घोड़े वोड़े लाता है। तो जब जाके इनको 1610-11 में जाके पहली बार इनको जो है मिलता है। अरे याद रखना पहली बार इनको जो स्टार्टिंग में, ये पहली बात तो ये भाई पश्चिमी तट पे आते हैं, तो गुजरात में चाहिए इनको। अब इनको भाई स्वाभाविक सी बात है, मुझे बताओ ये तिरुचिरापल्ली, तिरुचिरापल्ली याद रखो किधर है, केरल वेरल में है ये, ठीक है। ये चिक्काकोल ये सब इधर है, याद रखना, ये साउथ का इलाका है। मुझे बताओ भाई जब ये आ रहे हैं गुजरात में, भाई धीरे धीरे एक्सपेंड करेंगे ना, अपना प्रसार भी करेंगे, धीरे धीरे करेंगे ना, तो याद रखना भाई। दूसरी बात याद रखना, क्वेश्चन की डिमांड स्पेसिफिक हो गई है, स्पेसिफिक हो गए तो आप ये चीज़ समझ लो मिनिमम आंसर आएगा। तो आप जैसे ही काटोगे ये तो ऐसे भी पता लगेगा भाई साउथ में तो ऐसे नहीं जाएंगे ये लोग। तो सबाई मतलब भरूच याद रखना गुजरात में है, बस ओनली गुजरात में थे ये। देखो कैसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, कैसे उसका आंसर आता है, ये चीज़ समझो। दूसरी बात एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, थोड़ा बहुत यहाँ पे ये भी देख लो। देखो ये है जो स्टार्टिंग भरूच गुजरात में था। चिक्काकोल याद रखना, चिक्काकोल में फ्रांस की थी, ठीक है। तिरुचिरापल्ली में डच लोग वहाँ पे पहुँचे थे पहले। एक बार चेक करो चिक्काकोल और तिरुचिरापल्ली कहाँ पे है तो साउथ में, और एक बार चेक करके मुझे बताओ एग्जैक्ट बताओ कहाँ पे है। नेट पे सर्च करो और बताओ। देखो ये तो मैं बता रहा हूँ तिरुचिरापल्ली ऐसे करके नाम भी है, अभी शायद केरल का है, शायद तिरुचिरापल्ली केरल में है ये। एक बार सर्च करो मुझे बताओ चिक्काकोल कहाँ पे था, तिरुचिरापल्ली कहाँ पे था। अरे नहीं मिला क्या, बताओ कोई। आंसर कर रहे हैं। इतना टाइम लगता है क्या? श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश में है। चिक्काकोल ये चिक्काकोल है आंध्र प्रदेश में सर। हाँ। और तिरुचिरापल्ली जो है ना, ये तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में है। हाँ तो ये यार मैंने बोला था ना साउथ का है, तो सबाइश बात है स्टार्टिंग पीरियड में साउथ में कैसे चले जाएंगे, ठीक है। और एक तिरुची है सर, तिरुची फेमस है आईआईटी के लिए, एनआईटी और आईआईटी के लिए कॉलेज जो आंध्र प्रदेश में है। ठीक है ठीक है।
अब आ जाओ इस क्वेश्चन में ध्यान देखना। अब देखो कैसे यूपीएससी इसी क्वेश्चन को 2-2 बार रिपीट करेगी। 2020 में पूछा था, इसी क्वेश्चन को 2021 में भी पूछा। अब देखो ध्यान देखना, गुप्त वंश का पतन होता है, ध्यान से समझना, गुप्त वंश का पतन से लेकर आरंभिक 7वीं शताब्दी में, देखो ध्यान समझना, क्वेश्चन की लाइन से आंसर आएगा। आरंभिक 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के उत्थान तक, ठीक है, हर्षवर्धन के जब तक उत्थान होगा तक उत्तर भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों का शासन था, किन राज्यों का शासन था। ध्यान से समझना, मुझे बता गुप्त वंश का पतन हुआ है तो मतलब समझ बात को भाई, वो क्षेत्रीय शक्ति थी, वो खत्म, मतलब भाई एक सेंट्रल शक्ति रही होगी केंद्र पे, फिर वो खत्म हुई तो इसका मतलब ये सही है कि सब जगह से खत्म हो गई होगी। अब ये लॉजिक लगाना, ध्यान से रखना। मगध के गुप्त, मुझे बताओ ये तो रहेंगे ना भाई, गुप्त वंश का पतन से लेकर, तो ये भाई मगध में तो रहेंगे ना। ये लॉजिक समझो, मैं फिर बार बता रहा हूँ भाई। अगर पतन हुआ है तो जैसे मान लो अभी बीजेपी मान लो सेंटर में हार जाए, तो क्या हर राज्यों में हार गई क्या वो? कहीं कहीं राज्य में तो रहेगी ना। तो वही सेम लॉजिक है भाई, गुप्त वंश का पतन हुआ है तो कहीं पे तो गुप्त रहे होंगे, ठीक है। तो ये तो अपने 100% है कि पहला तो जरूर आंसर का पार्ट बनेगा। 2 ऑप्शन अपने गए। समझ में आया मैंने क्या लॉजिक बताया? याद रखना ये चीज़, ठीक है। अब आगे देखो, दूसरी बात मैंने क्या बोला था, गुप्त वंश जो है मोस्टली आप याद रखना ये चीज़। पहली बात तो ये हिंदुइज्म को प्रमोट करता है, ठीक है। दूसरी बात याद रखना, ये जो है ओनली जो है नॉर्थ में ही रहते हैं। अब यहाँ पे देखो कैसे क्वेश्चन सोल्व होगा, आप यहाँ पे देखना यूपीएससी कैसे गेम खेलती है। अब देखो ध्यान से देखना, नॉर्थ और साउथ को पकड़ो, बस वहीं से आंसर आ जाएगा। देखो मैंने बताया था थानेसर, याद करो यूपीएससी ने पहले भी पूछा था, थानेसर कहाँ पे है? हरियाणा में। ये नॉर्थ का है, ठीक है। अब ध्यान देकर पकड़ते जाओ, ये नॉर्थ है। मगध मतलब बिहार वाला, ये भी नॉर्थ में है, ठीक है। मालवा का पठार याद करो कहाँ पे है? एमपी के नीचे है, ठीक है, याद रखना। वेस्ट सेंट्रल इंडिया का पार्ट है ये, एमपी उधर का पार्ट, मतलब साउथ की तरफ जाएगा ये, ठीक है। अब आगे देखो देवगिरी मैंने बोला था कर्नाटक, साउथ का है सर, ये भी साउथ का है, ठीक है। अब उसके बाद में देखो कन्नौज कौन सा है अपना? ये एमपी का जो इलाका है, वो जो उज्जैन, ये भी नॉर्थ है सर, ये भी नॉर्थ आएगा, ठीक है। अब उसके बाद में वल्लभी याद रखना, गुजरात, तो वेस्ट उत्तर का पार्ट है। अब देखो ये इनको आप ऐड कर लो, नॉर्थ वालों को एक साथ लो, 1 3 4 और 6, 1 3 4 6, आंसर आ गया आपका। तो और इवन तरीके से भी, उस तरीके से भी आप कर सकते हो, ध्यान से समझना इस चीज़ का। और इसी तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व होगा। आप इस तरह के इस क्वेश्चन को रट ही नहीं सकते, आपको इसी लॉजिक से करना है इस क्वेश्चन को। तो याद रखना, वल्लभी की मैत्रक जो याद रखना गुजरात में थे, सौराष्ट्र वाला इलाका था, उधर थे। देवगिरी याद रखने कर्नाटक में थे, दक्कन के क्षेत्र में थे, एमपी महाराष्ट्र उधर वाला, मतलब ये मोस्टली जो है साउथ का इलाका है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। जैसे आप अब देखो एक लॉजिक तो ये हो ही गया, दूसरा देखो ऑप्शन मेथड भी देखो, आप ये चीज़ समझने का प्रयास करना, ठीक है। देखो ऑप्शन में अगर आप देखोगे, जैसे 5 जो है कितनी बार आ रहा है, जो बोला अपना गलत था, 5 2 ही बार आ रहा है, ठीक है। और अपना कौन सा गलत था मान लो, तो हम पहले ही काट देंगे। बी का जो ना 2 ऑप्शन है और 6 वो दे रखे हैं, तो इतना कम का रेशियो नहीं जाता है। अब मतलब जो भी है, परंतु वो छोड़ो। अब आपको ये लॉजिक याद रखना है कि इसमें इवन और तरीके से, तो मैंने नॉर्थ साउथ का ढूंढा है, वैसे आपको ढूंढना पड़ेगा। दूसरी बात गुप्त अपने को पता है भाई, गुप्त होगा तो जरूर आएगा, तो ये तो ऐसे चला गया अपना, ये चीज़ याद रखना अपना, ठीक है। दूसरी बात मैंने क्या बोला, जब भी इस टाइप के आगे तो एलिमिनेशन से आंसर आता है, तो बन इसमें है ना, अब जो ज़्यादा ऑप्शन है तो 2 ऑप्शन एलिमिनेट करने पड़ेंगे आपको। जैसे देखो इसमें आप 2 को काटो, 2 को जैसे काटोगे तो आपके 2 ऑप्शन गायब, ठीक है। दूसरी बात 5 को काटो, आप 5 को काटोगे, देखो ये ऑप्शन खत्म। तो वो चीज़ भी याद रखना बस। पर ऐसे भी देखो थोड़ा बहुत आइडिया रखना है, ये एंशियंट मेडिवल रामचंद्र शर्मा पढ़ोगे, उसमें जो मैंने मैप भेजे थे उससे भी हो जाएगा ये। मैं फिर 12 बता रहा हूँ, वो पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने भेजी है आप लोगों को। अब आ जाओ इधर, पुर्तगाली लेखक था नूनीज के अनुसार, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। विजयनगर साम्राज्य इंपॉर्टेंट थीम है, में महिलाएं निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में निपुण थी? अब मुझे बताओ, पुर्तगाली लेखक नूनीज के अनुसार, हो सकता है यूपीएससी ने कोई एक बुक पढ़ी हो उसकी 10 बुकें लिखी हो, आज ही पता लगे नहीं। मतलब सशक्त सर, अरे निपुण मतलब जो भी एक्सपर्ट थी वो, ठीक है। अब मुझे बताओ, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन का लॉजिक भाई। अगर मान लो कि भाई उसने किसी किताब में लिखा हो कि भाई जो वहाँ की महिलाएं कुश्ती में भी, ज्योतिष शास्त्र में, लेखाकरण सब में थी, तो आप उसको गलत साबित कर पाओगे? कभी गलत साबित नहीं कर पाओगे। तो मैंने कितनी बार बोला, इस टाइप के क्वेश्चनों का याद रखना, जिस क्वेश्चन को आप गलत वेरीफाई नहीं कर सकते, कोई एक्सट्रीम वर्ड नहीं दिया, सब याद रखना, सोचना भी मत, डायरेक्ट डी मारो।
क्वेश्चन की डिमांड जब वाइड हो जाती है तो ऑल आंसर आता है। याद रखना कि यूपीएससी पहले, दूसरी बात ये सोचो, यूपीएससी यहाँ से सिखाना चाहता है। मैंने कितनी बार बोला, एंशिएंट और मिडिवल से यूपीएससी वही पॉजिटिव चीज़ें निकालती है और वो सिखाती है। देखो भाई, उस टाइम की महिलाएं भी कुश्ती खेलती थी, अभी क्यों नहीं करनी चाहिए? ज्योतिष शास्त्र भी करती थी, लेखाकरण भी करती थी, भविष्यवाणी भी करती थी, तो अभी की महिला क्यों नहीं पढ़ सकती? तो वुमेन इंपावरमेंट के बारे में बात करता है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। एक तो ये लॉजिक था इसमें, जिससे आपका क्वेश्चन हमारा, मैं हकीकत बता रहा हूँ, मैंने भाई इसी क्वेश्चन को ऐसे ही सही किया था, मैं कहीं नहीं पढ़ के गया हूँ इसको, ठीक है। एक और चीज़ लॉजिक बताता हूँ, ध्यान से समझना, उससे भी फट से आंसर आएगा। देखो ध्यान से समझना, ज्योतिष शास्त्र है, अगर कोई मान लो ज्योतिष शास्त्र सीखा तो भविष्यवाणी भी तो करेगा। इसका मतलब भाई 2 और 4 तो जरूर आना ही चाहिए, 2 और 4 आना चाहिए। तो अब देखो 2 ऑप्शन बचे। अब मुझे बताओ, ज्योतिष शास्त्र अगर कोई कर रहा है तो मुझे बताओ अकाउंटिंग करने में क्या है? अगर कोई किसी महिला ने थोड़ा बहुत भी अकाउंटिंग कर लिया, किसी महिला ने एक बार भी कुश्ती खेल लिया हो, और सर जो ये ज्योतिष शास्त्र होता है ये और भविष्यवाणी मतलब कोई मैथ होता है सर? अरे दोनों एक, जो दोनों जुड़े हुए हैं ना सर, मैथ भी तो होता है ना इन दोनों में? मैथ होता है, ज्योतिष शास्त्र भविष्यवाणी में मैथ कहाँ से आ गया? होता है सर, कुछ आंकड़े करते हैं अब तुम अपने अनुसार मत बनाओ, वो पूछ के करते हैं ना। चलो ठीक है, देखो अभी इधर छोड़ो, वो ऐसे भी बन रहा था भाई। ये सोचना भाई, इसको यूपीएससी गलत प्रूफ नहीं कर सकती। मैं क्या बोला, आज भी एक बुक मिल जाए तो हो गया, ठीक है। ये चीज आगे देखो, आंध्र प्रदेश में मदनपल्ली के संदर्भ में कौन सा कथन सही? अब देखो, इससे अपने कोई हेल्प नहीं मिल रही, अब यहाँ से मिलेगी अपने को हेल्प। देखो कैसे, मैंने बोला था कि 2 चीज़ें जो है सिमिलर दिया होगा। आगे से पढ़ो, पिंगली वेंकैया पिटली सीताराम में रविन्द्रनाथ टैगोर मेडल, सबका नाम दिया है, पहली बात। पीछे से पढ़ो, डिजाइन किया, नेतृत्व किया, अनुवाद किया, स्थापित किया। अब ध्यान देना, पीछे से नहीं मिल रहा, आगे से नहीं, बीच में पकड़ो, बीच में जरूर मिलेगा आपको। देखो ध्यान से देखना, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज, ठीक है। और कहाँ पे ऐसी बात की गई? यहाँ देखो, राष्ट्रगान। बस अब अपने को पता चल गया है, तो ये तो 2 गए काम से। पट्टाभी सीताराम, मैंने यहाँ से आंध्र क्षेत्र में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। पट्टाभी सीताराम में याद आया, मैंने स्टोरी सुनाया था। ये कौन था? ये वो व्यक्ति था जो आंध्र प्रदेश की मांग को लेके अपना जो है मतलब आमरण अनशन करता, फिर इसकी मृत्यु हो जाती है। ये वो व्यक्ति था, भाषा के आधार पे राज्य। हाँ ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ये तो होएगा नहीं, ठीक है। ये तो ऐसे गए काम से। मैडम ब्लास्की व जनरल अलकॉट ने सबसे पहले यहाँ थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया था। और मुझे बताओ, मैंने उस टाइम भी बताया था, ये तो कहाँ पे थे भाई? मद्रास में थे, याद करो, तमिलनाडु, याद रखना, ना कि आंध्र प्रदेश, ठीक है। अब ये ऐसे भी अपने को तो पता चल ही गया था, इन दोनों में से आंसर होगा। अब ध्यान से समझना, पिंगली वेंकैया ने यहाँ भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का डिजाइन किया था। अब मैं बताता हूँ आपको, पहली बात तो है ना, पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था, और दूसरी बात वेंकैया है ना, ये तमिलनाडु से आते हैं, ये चीज़ याद रखना। दूसरी बात याद रखना कि राष्ट्रीय ध्वज का जो बात चलती है, ये 1950 जब उस टाइम बात आती है, ये संसद में था उस टाइम, वहाँ बनाता, ना कि वहाँ तो बनाता भी नहीं है, ये चीज़ याद रख लेना। दूसरी बात सोचो, इन दोनों में से ज़्यादा कौन महत्वपूर्ण है? रविन्द्रनाथ टैगोर है ना, यूपीएससी लिए ज़्यादा फेवरेट कौन होगा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने यहाँ राष्ट्रगान को बांग्ला से अंग्रेजी में अनुवाद किया, हाँ ये याद रखना। आज सबसे बड़ी बात मैं बताता हूँ, ये 6ठी क्लास के इंग्लिश में, परंतु 6ठी क्लास की पॉलिटी की एनसीईआरटी जाके खोलना, उसमें जैसे आप राष्ट्रगान लिखा है ना, उसके जस्ट डॉट करके लिखा है इन्फॉर्मेशन कि जो बांग्ला से इंग्लिश में ट्रांसलेट जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने मदनपल्ली में किया था, जाके देखना है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 6ठी क्लास का। ऐसे भी 2 ऑप्शन सिमिलर है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है उस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। अब मैंने बोला था, देखो मैं वो मैप वाली पीडीएफ जो भेजा हूँ, मैं फिर 12 बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है वो पीडीएफ, रट लो आप, वहाँ से देखो कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। ऐतिहासिक स्थान पूछा है, ख्याति का कारण पूछा, ध्यान से समझना आप। अरे याद आया, बुर्ज होम, मैंने बोला था ये यूपीएससी क्वेश्चन पूछा, कहाँ पे था वो? जम्मू कश्मीर, ठीक है, याद रखना। बुर्ज होम है। अब देखो स्वाभाविक सी बात है, अब ये तो भाई घर है ना, ये घर है तो भाई स्वाभाविक सी बात है, ये तो घर तो बना रहेगा ना। ये क्या बोला, सेल कर देव मंदिर, अरे भाई ये घर है, ये मंदिर कैसे हो जाएगा? काटो। देखो कैसे यूपीएससी हेल्प करती है आपकी। अब यहाँ पे देखो तीसरा सही हो गया, तीसरा तो पढ़ने की जरूरत है नहीं, फिर भी वहाँ पे मैंने बताया था गणेश्वर, याद रखना, राजस्थान में है, ठीक है। याद रखना, ये तामर कला करते हुए के पास, अरे तामर वहाँ पे पाया भी जाता है, और मैंने बोला भी था ये, ठीक है। अब याद रखो, देखो चंद्रकेतुरु याद रखना, पश्चिम बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में, और ये टेराकोटा कला के लिए फेमस है। अब देखो यूपीएससी में फिर बार बता रहा हूँ, आपसे ये गलत करवाना चाह रहा था, बस ये लॉजिक लगाओ, होम मतलब घर है तो बस मंदिर कैसे हो जाएगा वो? बस याद रखना, मैंने क्या बोला था, मेजोरिटी की तरफ जाओ।
भाई यूपीएससी ओनली आपसे ये जानना चाह रहा था। जो शैलकृत देव मंदिर है ना सर, इसके पीछे PYQs दिया है इन्होंने। आगे हाँ दिया होगा। दूसरी बात देखो बुर्जहोम याद रखना, ये नवपाषाणिक स्थल है और ये जम्मू कश्मीर में नियोलिथिक स्थल है, याद रखना ये चीज़। ऐसे भी होम है तो घर है तो मंदिर कैसे हो जाएगा, बस यही लॉजिक याद रखो, फट से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब आ जाओ, देखो 3 फैक्ट है, याद करो। देखो पहले 2019 में भी आया था इस टाइप का क्वेश्चन, अपन उधर भी किए हैं। 3 फैक्ट सोचना ही नहीं, 3 फैक्ट तो एक सही होगा। अब एक सही होगा तो देखो 2 ऑप्शन तो गए अब इन दोनों में से और सिर्फ विजयनगर वाला सही होगा। क्यों होगा सही, पहले पढ़ तो लो, उठा के फेंक दूंगा तुम्हें, उल्टा वही तो सर आप कहते बचेगा। हैं ना विजयनगर अरे तो भाई बेस्ट अरे मतलब थीम है। फैक्ट है, फैक्ट है यार। ये देखो ना, विजयनगर साम्राज्य देवराय द्वितीय के शासन काल में वास्को डिगामा केरल तट पे आया। भाई ये कब आया था, 1498 में। और मैंने कितनी बार बोला जो समयकालीन वर्ड होता तो वो तो हमेशा गलत हो, तो उठा के फेंक दूंगा। समकालीन नहीं बोल रहा ये बात वही बोल रहा नहीं कि उसी शासन काल में, मतलब टाइम पीरियड सेम बता रहा है। अरे नहीं, ये इसका तो 1525 से टाइम पीरियड रहता है, मतलब 1425 से लेके इसका 1446 में टाइम पीरियड रहता है। और मैंने कितनी बार बोला टाइम पीरियड की बात बोली तो वो तो ऐसे ही गलत है। और वास्को दी गामा 1498। बस आंसर आ गया। अरे मैंने फिर 12 बता रहा हूँ, ये चीज पकड़ो, समकालीन वर्ड तो हमेशा गलत होते हैं। सर वैसे तो फर्स्ट में भी मतलब समकालीन की बात कर रहे हैं। अभी रुक जाओ ना, तो एक पर नॉन फैक्ट क्या है, आपको नॉन फैक्ट क्या है, ये नॉन सर फैक्ट है। इल्तुतमिश के टाइम गेंगीज खान आया था या चंगेज खान आया था? अरे चंगेज खान, गंगेज खान कौन हो गया भाई? नहीं, वो स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, उसमें मैं सर्च करती हूँ तो जी लगा आता है और इसमें CH लगा आता अरे है। चंगेज खान ही है। दूसरी बात देखो, ये तो नॉन फैक्ट है ना, जो यूपी आप भाई वास्को डिगामा यूपीएससी में पहले भी क्वेश्चन पूछा, ये तो आप जानते, यूपीएससी में फिर 12 बता रहा हूँ, जब आप जानते हो वहीं से क्वेश्चन पूछेगा, आपसे ये नहीं पूछेगा जिनके बारे में आपको बिल्कुल भी आइडिया ना हो। अब देखो यहाँ पे पढ़ते हैं, देखो ये तो पहले तीसरा गलत गया तो ये तो गया अपने काम से, ठीक है। अब आ जाओ इधर, देखो इल्तुतमिश। अब देखो ये तो देखो मैं फिर बार बता दूँ यूपीएससी कैसे हेल्प कर रहा है। जब आपको पता लगे ये गलत है तो आपको पहले के बारे में टेंशन लेना ही नहीं है। और सर फैक्चुअल में तो एक ही स्टेटमेंट। हाँ फैक्चुअल में एक ही स्टेटमेंट सही होता तो जाएगा। देखो ये यही तो सीखना है, यूपीएससी आपसे ओनली ये गलत करवाए। अब देखो आगे पढ़ो। इल्तुतमिश के शासन काल में चंगेज खान भगोड़े ख्वारिज़्म युवराज की खोज में सिंधु नदी तक पहुंचा था, ठीक है। आगे बढ़ो। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में तैमूर ने मुल्तान का अधिकार किया था और सिंधु नदी को पार किया। मैंने क्या बोला ध्यान समझना, इल्तुतमिश के शासन काल में, मोहम्मद बिन तुगलक शासन काल में, दोनों सेम है तो सेम, मैंने कितनी बार बोला है सेम चीज़ें तो दोनों में से एक ही आएगा। और दूसरा ना, और ये ट्रिक मैंने बताई है, याद रखना ये चीज़। सेकंड स्टैंड में एंड जो हाँ, और दूसरा देखो, दूसरे स्टेटमेंट बहुत सारी गलतियाँ होने की पॉसिबिलिटी है। पहली बात तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, हाँ ये चेंज है, याद रखना ये बलबन का काल है। दूसरी बात आगे देखो, तैमूर ने मुल्तान पर अधिकार कर लिया था और सिंधु नदी पार की थी, याद रखना, बस यही तो चीज़ आपको देखनी है, ठीक है। तो ये चीज़ यार, दूसरी बात देखो मैंने क्या बोला, शासन काल में, तो ये दोनों फैक्ट में से तो एक ही आएगा, ये तो अपन पहले भी सीखे हैं कितनी बार। और ऐसे भी 3 फैक्ट है तो एक ही सही आएगा, ये चीज़ याद रखना। तो याद रखना बलबन के काल में होता है ये चीज़, ठीक है, याद रखना। चलो आगे देखो। सर तीसरा जो स्टेटमेंट वो कैसे कटा है? अरे तीसरा स्टेटमेंट देखो, टाइम पीरियड वाली बात कर रहा है, टाइम पीरियड समकालीन तो ऐसे गलत होता ना। ये क्या बोला है, विजयनगर साम्राज्य के देवराय द्वितीय, याद रखना इसका टाइम पीरियड होता है 1425 से लेके 46 तक। और वास्को डिगामा कब आता है, 1498 में, ये तो पता होगा ना, हिस्ट्री का पहला चैप्टर ही पढ़ते हो तो यही पढ़ते हो सबसे पहले। और ऐसे दूसरी बात, समकालीन वर्ड मैंने क्या बोला है, ये तो हमेशा गलत होता है, जो एक टाइम पीरियड की बात करता है कि दोनों एक ही काल में थे। ये बात का उसी बात को बोला कि उसी शासन काल में, उसके शासन काल मतलब टाइम पीरियड की बात कर रहा है, टाइम पीरियड तो ऐसे गलत होता है। और दूसरी बात 3 फैक्टर तो एक ही सही होगा। और दूसरी बात देखो, इन दोनों में जो है एक ऑप्शन सही होगा, क्योंकि शासन काल याद करो सेम ऑप्शन। दूसरी बात इसमें तो एंड भी जोड़ा तो और गलत बनाने का प्रयास कर रहा है उसको। मैं फिर 12 बता रहा हूँ भाई, ऐसे ही क्वेश्चन सोल्व होंगे, नहीं तो फिर आप भूल लो, फिर पढ़ के जाओगे तो फिर अब देखो यहाँ ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन भी कैसे सोल्व होगा। देखो मैं फिर 12 बता रहा हूँ, यूपीएससी आपसे क्या जानना चाहती है ये चीज़ समझो। अब देखो मैंने क्या बोला, एक हटाओ आंसर ले लो, इस टाइप का क्वेश्चन देखो ध्यान समझना। अब देखो कौन सा क्वेश्चन गलत, मतलब कौन सा स्टेटमेंट गलत हो सकता है, ध्यान से देखो। गोवा में प्रतिवर्ष जो है संत फ्रांसिस जेवियर के भोज का अनुष्ठान किया जाता है। मुझे बताओ, कोई भी अगर मान लो कि धार्मिक व्यक्ति होता है तो उसकी जन्म तिथि आती है, इस टाइप के आयोजन तो हर साल होते हैं। तो यूपीएससी इसमें कभी, ये नॉर्मल स्टेटमेंट है, ये कभी गलत नहीं करेगा, ये चीज़ याद रखना।
ठीक है, ये तो सही है। आगे देखो, संत फ्रांसिस जेवियर जो है जेसुइट संघ के संस्थापक सदस्य में थे, एक, ये तो 100% सही होगा। जब अपने को पता लग गया कि भाई 1 और 3 तो सही होंगे, तो बस तीनों का भी सही होते नहीं है, एक तो जरूर गलत होता। अब ये क्यों गलत होता है, ध्यान से समझो इधर। संत फ्रांसिस जेवियर की मृत्यु गोवा में हुई थी, बस ये इजिली चेंजेबल है, तथा यहाँ उन्हें समर्पित एक गिरजाघर भी है। अब देखो मैंने क्या बोला, एक वर्ड सही होता है, तो हाँ ये जो पीछे वाला स्टेटमेंट है ना ये सही है, पर ये गलत ये है, गोवा में उसकी मृत्यु नहीं हुई थी, चीन में उसकी मृत्यु हुई थी। सर और एक देखो सिंगल फैक्ट वाले जो होते हैं इजीली रिप्लेसेबल, याद रखना जब प्लेस होता है हमेशा यूपीएससी में गलत होता है, जहाँ स्थान वाला जो वर्ड रहता है हमेशा गलत होता है, याद रखना। सर एक और है ना सर इसमें, जैसे कि जो ये रहते हैं इनमें से 2 होने की पॉसिबिलिटी सही रहती है। दूसरा जो 2 और 3 है ना, तो सिमिलर कर रहा है, इनमें से एक ही होगा सर। हाँ वो भी देख सकते हो। Factual जो इनमें होगा वो वाला गलत हो जाएगा। यहाँ पे संत फ्रांसिस जेवियर की मृत्यु जो है गोवा में हुई थी, या वो उसका जेसुइट संघ का अध्यक्ष था, तो इस टाइप से भी हाँ इन दोनों में से एक ही सही होगा। तो वो दूसरी बात मैंने क्या बोला, पहले हमेशा गलत होता है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। अब आ जाओ, देखो ये क्वेश्चन मैंने उस टाइम भी सही किया था, ध्यान से देखना। देखो प्राचीन भारत के इतिहास में है, मैंने कितनी बार बोला है, एंशिएंट से अगर कोई सिखाएगा तो पॉजिटिव बातें सिखाएगा, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। अब आगे देखो, अब देखो 3 स्टेटमेंट है। अब देखो इसमें अपने पता लग रहा है कि भाई इसमें कुछ ना कुछ लॉजिक है। अब देखो ध्यान से देखना, पहला मिताक्षरा ऊंची जाति की सिविल विधि थी, और जब कभी याद रखना 2 सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा हो, अरे एंड से जोड़ा हो तो पक्का वहाँ पे इंटरचेंज होने की पूरी चांसेज रहता है, ये चीज़ याद रख लेना। दाया भाग निम्न जाति की सिविल विधि थी। अब देखो ध्यान समझना, मिताक्षरा जो है ऊंची जाति के बोल रहा है, ठीक है, ऊंची जाति मतलब ब्राह्मण, ये सब याद रखना। अब देखो माइंड में ये चीज़ें रखना, निम्न जाति मतलब वही जो है शेड्यूल कास्ट होगी उनके बारे में बात कर रहा है। अब मुझे बताओ, ये देखो दाया भाग तो उल्टा, देखो याद रखना। चलो मैं एक लॉजिक बताता हूँ, और मैंने आखिर बता, मैंने ऐसे ही इस क्वेश्चन को सही किया था। मुझे बताओ, जैसे अगर आप थोड़ा बहुत अगर ब्राह्मणिज्म के बारे में जानते हो, तो जैसे ना मोस्टली जो होते हैं ब्राह्मण जो होते हैं, या जो भी है मतलब ये रिचुअल्स होते हैं, उसमें याद रखना जैसे आप दान देते हो तो ऐसे बोला जाता है ना, बस दाया भाग आगे रखो। अगर ये आपने थोड़ा बहुत कॉमन सेंस सोचा होगा, ठीक है। दाया हाथ का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो भाई ये मुझे बताओ, ये निम्न जातियों के लिए कैसे हो जाएगा फिर ये, तो इसका मतलब यहाँ पे इसने गेम किया है, शुभ कार्य माना जाता है दाया भाग, तो दाया भाग किससे होगा, ऊंची जाति से, और मिताक्षरा किससे होगी, निम्न जाति से, ठीक है। पहली बात तो ये लॉजिक। अब देखो ठीक है, मतलब इस तरीके से नहीं भी सोच पाए, अब आगे पढ़ो, ये वाला 3rd स्टेटमेंट पढ़ो, आपको देखना कैसे जो है यूपीएससी गेम खेलती है। मिताक्षरा व्यवस्था किसी परिवार के केवल पुरुष सदस्यों के संपत्ति संबंधी मामलों पर विचार करती, केवल, ठीक है। आगे देखो ना, जबकि दाया भाग व्यवस्था किसी परिवार के पुरुष और महिला सदस्य दोनों के संपत्ति संबंधी मामलों पर विचार करती है। पहली बात तो यहाँ केवल से भी गलत हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखो, दूसरी बात मैंने क्या बोला, मिताक्षरा व्यवस्था, ये दोनों एक ही बात है, इसका मतलब है पक्का इन दोनों में से एक ही सही होगा। ये 2 और 3 में से तो एक जरूर सही होगा, दोनों तीनों एक साथ में कभी नहीं आएंगे, ठीक है। अब आगे देखो, मिताक्षरा व्यवस्था में पुत्र अपने पिता के जीवन काल में ही संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते हैं, जबकि दाया भाग व्यवस्था में पिता की मृत्यु के उपरांत ही पुत्र संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते हैं, तो ये तो 100% सही होगा। दूसरी बात, यहाँ से एक लॉजिक लग गया अपना, ध्यान से देखना कि पहला जो स्टेटमेंट है दूसरा स्टेटमेंट एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्शन कर रहे हैं। मैंने क्या बोला, दाया भाग तो मतलब ये हाई क्लास से होना चाहिए, अगर मान लिया जाए ये निम्न क्लास से है भी, तो ये मुझे बताओ कि जहाँ पे मतलब ब्राह्मणिज्म मतलब संस्कार मुझे बताओ कि जब बाप जिंदा है उसके संपत्ति मांगेंगे ब्राह्मणों में, मतलब जहाँ पे संस्कारों की बात होगी, वो तो गलत हो गया ना। हाँ लो कास्ट में जो है वो लोग तो करते ही हैं भाई, सब अच्छी बात, वहाँ मान सम्मान संस्कार नहीं होते हैं, इसलिए तो मतलब उस तरीके का उनका रहन सहन होता है। तो आप इस तरीके से देखोगे तो ये दूसरे 1 और 2 जो है कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है, 1 और 2 साथ में आएंगे नहीं, परंतु 1 और 2 स्वाभाविक सी बात है, वो उनमें से एक जरूर होगा, तो एक जरूर होगा, तो ये गए काम से 2 ऑप्शन। दूसरी बात, ये तो पहली बात बोल रहा केवल, तो ये ऐसे भी गलत हो, मैंने क्या बोला, इन दोनों में से एक ही होगा, 2 और 3 तो स्वाभाविक सी बात है, आंसर ओनली 2 याद रखना। दूसरी बात याद रखना, तीनों के तीनों फैक्ट है तो एक ही सही होगा, पर ये लॉजिक सोचो, इसमें तो लॉजिक से हो रहा है। और याद रखना, देखो ये मिताक्षरा नहीं है, यह है विज्ञानेश्वर, इसलिए मैंने बोला था ना ये कुछ ना कुछ गड़बड़ी की है, ठीक है। दूसरे केवल से भी आप कर सकते हो, इसमें देखो सकते दिया था, और इससे लॉजिक लगाओगे तो ये चीज़ जो है गलत साबित हो जाएगी। अब आ जाओ, देखो ये वाला क्वेश्चन याद रखना, देखो प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में है, ठीक है, ध्यान से सुनना। एंशियंट भवभूति, ठीक है,
भवभूति बोला है, हस्तिमल। अब बस इस वर्ड को समझो आप, और सेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे, ठीक है। हस्ती मतलब देखो स्वाभाविक बात है कि इसका नाम भी जब मैंने कितनी बार बोला है कि जब भी किसी व्यक्ति का प्राचीन समय में नाम पड़ता था ना भाई, उसके कार्यों से पड़ता था। ये हकीकत बता रहा हूँ मैं। जैसे आज भी गाँव में देखोगे तो उसकी विशेषता होती है उस व्यक्ति में, उसके आधार पर उसका नाम पड़ता है। ये याद रख लेना, ये हकीकत बात है। सर मेरे इतने नाम पड़े हैं तो मेरे भी इतनी हाँ, तो कितनी विशेषता होगी। अब ये देखो याद रखना कि अस्थि मल जो है, इसको अगर आप संधि विच्छेद करोगे, अस्थि प्लस मल, तो हाथों की मुद्राओं से जो किया गया वो जो चीज़ है हस्त, ठीक है। याद रखना हस्त मतलब हाथ जो है, उसके जो मल जो है उसके द्वारा जो भी है, उसके पास एक विद्या थी हाथों के द्वारा, उसके द्वारा वो कुछ ना कुछ करता होगा। मुझे बता, पहली बात है जैन साधु। अरे भाई यूपीएससी के लिए फेवरेट है, जैन साधु नहीं होता। जैनिज्म बोलता तो ये फेवरेट है। और मैंने क्या बोला, जब भी इस टाइप क्वेश्चन आए, थोड़ा टफ सा क्वेश्चन आए और उसके तो बी आने की प्रोबेबिलिटी से ज़्यादा रहती है। ये चीज़ ऑब्जर्व करना, ये नई चीज़ है ये, ठीक है। एक तो ये चीज़ है। मंदिर वास्तुकार, अरे मंदिर वास्तुकार नो। दार्शनिक नो। अरे फिलोसोफर नहीं, नाट्यकार, हाँ ये तो है। मैंने क्या बोला, ये अस्थिमल अपने हाथों से जो है नाटक वाटक करता है, ठीक है। एक चीज़ याद रखना। दूसरी बात, कोई फेमस होंगे तो कुछ ना कुछ कार्य करेंगे ना वो, ठीक है। तो एक चीज़, तो ये चीज़ याद रखना। अब देखो यहाँ से इंग्लिश में पढ़ो, वहाँ से कुछ लॉजिक मिलेगा आपको, ध्यान से देखना। देखो यहाँ पे देखो प्ले और यहाँ पे फिलोसोफर, तो इसका मतलब इन दोनों में से ये आंसर होगा, ना कि इन दोनों में से। तो ये तो जैन मॉन्क्स और आर्किटेक्ट, तो ये तो नहीं है, इन दोनों में से ही होगा। देखो यहाँ पे ऐसा लग रहा है, यहाँ पे भी ऐसा लग रहा है। मतलब मेन तो जो है पी से आप वर्ड को पकड़ो, उससे ही होगा। और दूसरी बात मैंने क्या बोला, नया क्वेश्चन फॉर्मेट किया। अगर देखो पहला अगर ऑप्शन इजीली कट रहा हो, ये है भावभूति। भावभूति मतलब कुछ चीज शो दिखा रहा है, वो कुछ कर अरे रहा है। अस्थिमल का तो मतलब आप जाके देखना, वो उसी के लिए फेमस था, अपने हाथों की जो है कलाकृति उसी के लिए फेमस था। और ऐसे भी अगर आप देखोगे प्राचीन काल में, याद रखना कि नाम जो है व्यक्ति का उसकी विशेषताओं के आधार पर ही पड़ता था। अब देखो ये क्वेश्चन आपको सोल्व होना चाहिए, ध्यान से देखना। 1919 के मॉन्टेगू चैम्बर्स सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार है। बहुत एक्सट्रीम, ब्रिटिश लोग देंगे क्या उस टाइम? और डाटा दे दिया, 21 वर्ष दे दिया है, सभी महिलाएं, तो ये तो काट दो, ठीक। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया था। मैंने बोला था ना उस टाइम, याद रखना। दूसरी बात देखो, मैंने पहला बोला ना, 2 फैक्ट था, 2 फैक्ट में एक सही होगा। पहली बात, पहला जब गलत होगा दूसरा सही होने की प्रोबेबिलिटी उसकी बढ़ जाती है। दोनों अगर एक के बारे में बात करें, यहाँ पे महिलाओं के बारे में बात करें, तो यहाँ पे नहीं दिया होगा तो यहाँ पे तो दिया ही होगा। याद रखना है चीज़, ठीक है। अब आ जाओ, ये देखो ये क्वेश्चन भी बहुत लोगों ने गलत किया है भाई। अरे ये देखो 10th क्लास के जो मैंने हिस्ट्री का जो भेजा भी था इंपॉर्टेंट चैप्टर, उसका डायरेक्ट दिया है वहाँ से। भारतीय इतिहास में 8 अगस्त 1942 के संदर्भ में, अब देखो मान लो नहीं भी पता है, आप ध्यान समझो। 1942 में क्या हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन। और मैंने कितनी बार बोला यूपीएससी फेवरेट है वो तो। बस अब कहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन की बात कर रहा है, वो एक ही ऑप्शन है। अब देखो AICC मतलब ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, ऐसे करके नाम होता है इसका, ठीक है। भारत छोड़ो प्रस्ताव अंगीकार किया गया था। भाई अपने को पता, जब अगस्त को ही तो वो होता है, 8 अगस्त 1942 को तो शुरू होता है, तो भाई यही तो होगा ना आंसर। अब देखो आगे देखो क्यों गलत है। अब ये देखो ध्यान समझना, वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का विस्तार अधिक संख्या में, ये क्या होता है अधिक संख्या में, भारतीयों को सम्मिलित करने के लिए किया गया। अरे ये तो फालतू की बात हो गई ना। और अंग्रेज मुझे बताओ उस टाइम देना चाहेंगे भारतीयों को? 7 प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया था। याद करो, ये तो 1939 की बात है, ये 1942 की बात चल रही है। कितनी बार बोलोगे? अब देखो यही डायरेक्ट यूपीएससी ने 8 अगस्त भी दिया है ताकि कोई गलत ना कर पाए, कि कंफ्यूजन ना हो। अब आगे देखो, हाँ वही ना, तो इतना हेल्प कर दिया, उससे ज़्यादा क्या चाहिए। क्रिप्स प्रस्ताव रखा था कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होते संपूर्ण डोमिनियन स्टेट वाले भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। संपूर्ण याद रखना, ये एक्सट्रीम वर्ड है, यहाँ पढ़ो आपको थोड़ा वो क्लियर दिखेगा। फुल डोमिनियन स्टेट क्या होता है भाई? सब फालतू बात है। दूसरी बात मुझे बताओ, सबसे मेन चीज़ क्या है? भारत छोड़ो प्रस्ताव अंगीकार, भाई सबसे मेन इंपॉर्टेंट थीम क्या है यूपीएससी के? उस तरीके से भी करोगे तब भी गलत नहीं करोगे इस क्वेश्चन के। अब आ जाओ, देखो इस क्वेश्चन का लॉजिक मैं बताता हूँ, ध्यान से समझना। देखो इनमें से कौन जो है अंग्रेजी में अनुदित प्राचीन भारतीय धार्मिक गीत काव्य सॉन्ग्स ऑफ प्रिज्म से संबंध? अब ध्यान से समझना है चीज़। देखो एक चीज़ याद रखना, पहले कोई गीत काव्य है अंग्रेजी में, पहली बात उसको अंग्रेजी आनी चाहिए, ठीक है, मतलब अंग्रेजी अच्छे खासे आनी चाहिए। अनुदित प्राचीन भारतीय धार्मिक, वो धार्मिक भी होना चाहिए।
अब देखो ध्यान से समझना, गीत काव्य कोई उसने कोई गाया है, मतलब सॉन्ग्स ऑफ प्रिजन से संबंध है, मतलब उसके लिखा है, ये चीज़ याद रखना। दूसरी बात तो प्रिजन में मतलब जेल वेल में जाना चाहिए उसके बारे में, ठीक है, ध्यान से समझना ये चीज़। अब देखो एक एक चीज़, पहली बात तो धार्मिक, धार्मिक के आधार पर नेहरू कट जाएगा। नेहरू ये धार्मिक इन चीज़ों का विरोधी था, याद रखना, नेहरू समाजवादी था, ठीक है, पहली बात। सरोजिनी नायडू का जेल जाने से कोई ज़्यादा संबंध नहीं रहता, आप पूरा हिस्ट्री पढ़ लेना, सरोजिनी नायडू का ऐसा कोई संबंध नहीं रहता, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। अब जो बाल गंगाधर तिलक और मोहनचंद जो करमचंद गांधी, अब ध्यान से समझो ये चीज़, मैंने कितनी बार बोला है आप लोगों को। देखो बाल गंगाधर तिलक है, पहली बात 1920 में ख़त्म हो जाते हैं, दूसरी बात याद रखना, चलो ठीक है वो जेल वेल तो जाते हैं, परंतु उनकी प्रमुख भाषा कौन सी रहती, मराठी। और मोहनदास करमचंद गांधी याद रखना, और पहले ऐसे भी याद रखना कि देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूपीएससी फेवरेट थीम क्या है, महात्मा गांधी, ये चीज़ याद रखना। जो महात्मा गांधी है उनकी जो माँ थी उनको गीता की वो सुनाती थी। हाँ वो भी यार, गांधी धार्मिक भी थे, ये भी याद रखना। गीता को पास, हाँ गीत काव्य जो है उसके लिए सॉन्ग्स ऑफ प्रिजन, ठीक है। अब देखो दूसरी बात, वो ट्रिक भी लगा लो आप, वो भी लग रही है, पर मैं उस पर ध्यान नहीं देता, वो बात की बात है। अब आ जाओ ये चीज़, अब देखो इसका इस क्वेश्चन को मैं किस लॉजिक से कराऊंगा, ध्यान से समझना। मध्यकालीन भारत के संदर्भ में है, पहले मिडिवल काल की बात कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा आकार की दृष्टि से आरोही क्रम में अनुक्रम है। आरोही क्रम क्या होता है, बढ़ता हुआ क्रम, याद रखना पहली बात तो ये चीज़, ये पता होनी चाहिए। अब मुझे बताओ बंगाल में कौन था, सूबेदार। सूबेदार मतलब स्वाभाविक सी बात हो, मतलब पूरे राज्य पे उस पर राज करेगा, तो सबसे बड़ा तो पद वही था ना, सूबेदार ही, मुझे बताओ। तो ये तो दो ऑप्शन तो ऐसे चलेंगे अपने, सोचना ही नहीं है इसमें तो, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अब देखो मैंने एक चीज़ बोली थी, जैसा एक चीज़ याद रखना, जैसे अब ये देखो दो ऑप्शन तो कट गए, आपको ये भी पता लगा इन दोनों में से कौन सा होगा। अब देखो ध्यान देखना, मैंने क्या बोला, जो सही आंसर होगा ना जस्ट उसको उल्टा भी दिया होगा उस क्वेश्चन में। अब देखो इसका उल्टा देखो यहाँ पे मिला होगा आपको, ये देखो ये रहा, देखो इसका क्या उल्टा मिल रहा है अपने को, नहीं इसका उल्टा नहीं मिल रहा है, तो ये तो गया काम से, इसका उल्टा जस्ट मिल रहा है ना अपने को, आंसर है यही। अरे समझ में आए ट्रिक, याद रखना ये चीज़। ये जब भी इस टाइप क्वेश्चन दिया रहता है ना, तो जो सही आंसर होगा ना उसका जस्ट उल्टा भी दिया रहता है, ये चीज़ याद रखना। अरे ऐसे में अपना पता बंगाल में कौन था भाई, सबसे ज़्यादा सूबेदार ही तो था। सूबेदार का पद याद रखो, औरंगजेब के काल में जो है वहाँ पे सूबेदार बनता है। बंगाल का सूबेदार कौन बनता है बताओ मुझे, अनु सूबेदार कौन बनता है बंगाल का, जब सेंटर जो है मतलब दिल्ली में जो है मुगल शासन कमज़ोर होता है, तो याद रखना सूबेदार अपनी अपनी शक्तियाँ बढ़ाने लग जाता है। वो टैक्स नहीं देते उनको मुगल वालों को, बंगाल के रखते हैं। तो ये चीज़ याद रखना, ऐसे भी आपको पता होना चाहिए ये चीज़, ठीक है। आगे देखो, इनमें से कौन सी सेक्रेटरी के रूप में हिंदू फीमेल स्कूल, अब ध्यान से समझ, देखो कैसे इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। हिंदू फीमेल स्कूल से संबंध थे, जो बाद में बैथ्यून फीमेल स्कूल के नाम से भी जाने लगे। ये बोला कौन सेक्रेटरी थे, ठीक है, ध्यान समझना है चीज़। हिंदू, पहली बात हिंदू की बात है, फीमेल मुझे बताओ महिलाओं के अधिकारों के लिए किस व्यक्ति ने काम किया है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इनमें सबसे ज़्यादा भाई कौन है जिसने भाई विधवा पुनर्विवाह का बात, पूरी इनकी ज़िंदगी बीत गई थी भाई इसी को, इनके महिलाओं के लिए, ठीक है। दूसरी बात वो ट्रिक भी लग रही है, सबसे लंबा जो भी है, ठीक है। दूसरी बात फीमेल के लिए भाई किसने काम किया है, एनी बेसेंट के लिए सुना है उसने महिलाओं के लिए कुछ किया है, नो। देवेंद्रनाथ टैगोर तो उल्टा, ये तो नेगेटिव काम भी करता है आगे, ठीक है, पॉजिटिव करता है, पर आगे अपनी बेटी का ही शादी कर देता है कम उम्र में। सरोजनी नायडू नो, महिलाओं के लिए। ईश्वरचंद्र विद्यासागर, याद रखना इसने पूरा जीवन दे दिया था महिलाओं के लिए। अरे ये याद रखना बैथ्यून जो है बंगाल में था उस टाइम का, आपको थोड़ा बहुत। दूसरी बात है ना लॉजिक सोचो, यूपीएससी का हमेशा याद रखना कि किसने भाई पूरा जीवन डेडिकेट कर दिया था। अगर याद रखना है ना, मैं एक और चीज़ लॉजिक बताता हूँ, ध्यान समझना। अगर इसका आंसर ईश्वरचंद्र विद्यासागर नहीं होता, मान लो कुछ और होता, तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर याद रखना इसमें नाम ही नहीं दिया होता, ये चीज़ याद रखना, वो नाम ही नहीं देता कि भाई इन्होंने महिलाओं के लिए काम किया, तो भाई तो फिर यूपीएससी इसका अपमान कर रही है इनके लिए एक तरीके से। ये चीज़ हमेशा याद रखो भाई, भाई उन्होंने पूरा जीवन अपना महिलाओं के लिए दे दिया, तो वो व्यक्ति क्यों नहीं करेगा, उसका नाम यूपीएससी क्वेश्चन क्यों नहीं पूछेगा, ठीक है। अब आगे देखो, औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में है, ठीक है। शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल, गुरुबख्श सिंह ढिल्लो। और याद करो मैंने इसका तो क्वेश्चन बताया भी था आपको उधर जब करवाया था। पर देखो एक चीज़ मैं लॉजिक बताता हूँ, ध्यान से समझना। पहली बार नॉन क्वेश्चन है, नॉन क्वेश्चन का डी, एक तो वो तरीका हो गया, वो एक
चलो अलग तरीका, ठीक है। मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन की खासियत बताता हूँ, कितना सुंदर क्वेश्चन यूपीएससी का है। साइज में एक मुस्लिम, एक सिख और एक वो है हिंदू। तो ये सोचो, ये जुड़ाव आपको कहाँ मिलेगा, ये जुड़ाव आपको कहाँ मिलेगा, सोचो। ये सबसे बड़ी बात है इस क्वेश्चन की, सबसे बड़ी खासियत है। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के नेता रूप में मुझे बताओ, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन में तो हिंदू मुस्लिम एकदम अलग हो गए थे, ठीक है। आगे देखो, 1946 के अंतिम सरकार के सदस्यों के रूप में अरे नहीं, उस टाइम भी मुस्लिम लीग अलग हो गई थी, उस टाइम भी मुस्लिम लीग अलग हो गई थी। संविधान सभा में पारू समिति के सदस्य के रूप में, अरे पारू समिति के अध्यक्ष कौन थे, भीमराव अम्बेडकर। उसके मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, अगर ये क्वेश्चन पूछेगा पारू समिति से तो भीमराव अम्बेडकर का नाम तो जरूर देगा, नहीं तो उसके नाम के लिए भाई अपमान है वो। आज़ाद हिंद फौज ये हुई ना, इंडियन नेशनल आर्मी के अधिकारी के रूप में। हाँ भाई, सुभाष चंद्र बोस का अगर आप देखोगे, वो था ही ऐसा व्यक्ति, वो सबको लेके साथ में चलता था। दूसरी बात ये तो मूवी देखना, वो सुभाष चंद्र बोस वाली आपको क्लियर हो जाएगा। ये तो मैंने बताया भी था आप लोगों को, याद करो। जब अम्बेडकर को उन्होंने बुलाया था ना संविधान सभा में, तो उन्होंने जिन्ना से बोला था कि तुम राष्ट्र में रह के राष्ट्र की बात वो करो, अपने हित की बात, तो उन्होंने मना कर दिया। तो इसमें तो आएंगे नहीं वैसे भी। और दूसरी बात याद रखोगे, आज़ाद हिंद फौज है, फौज में तो याद रखना है कि सब लोग रहेंगे। और याद रखना दूसरी बात, एक चीज़ मैं बताता हूँ, जब याद रखो बर्मा में जाके जो है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना होती है, उस टाइम जो जितने भी जो सैनिक होते थे उनको पकड़ के जो वहाँ से आज़ाद करवाया जाता है, उन्हीं से तो सेना बनाई जाती है। तो उन सेना बनाई जाएगी तो उनमें सब लोग रहेंगे ना, हिंदू मुस्लिम सिख सब लोग रहेंगे, ये चीज़ याद रखना। चलो आ जाओ, अब ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देखो। अभी हिस्ट्री क्वेश्चन एक साथ ही दे के रखे यहाँ पे सारे। देखो, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ध्यान से देखो। हैदराबाद राज्य से आरकोट की निजामत का उदय हुआ, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना, ऐसे तो तीन फैक्टर तो एक सही हो जाएगा, वो तो चलो एक अलग बात है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ देखो, 2 की फ्रीक्वेंसी 3 बार है, एक की फ्रीक्वेंसी 1 ही बार है काट दो, एक तो ऐसे काट दो। अरे समझ में आया, फ्रीक्वेंसी मेथड भी लगाओ, 2 तो जरूर आएगा, तो ये तो गए काम से दूसरी बात देखो, हैदराबाद राज्य से फर्स्ट और सेकंड बिल्कुल एक जैसे हैं। एक ही बात कर रहा है। विजयनगर साम्राज्य से मैसूर राज्य का उदय हुआ, तो ये तो दोनों में, इन दोनों में से तो एक ही आएगा, ठीक है। इन दोनों में से एक जरूर आएगा, तो ये 2 ऑप्शन तो ऐसे चलेगी। रुहेलखंड राज्य का गठन जो है अहमद शाह दुरानी द्वारा अधिकृत राज्य क्षेत्र में होता है। अब देखो यहाँ पे इजीली रिप्लेसेबल है। और विजयनगर साम्राज्य मैसूर राज्य, मैसूर कहाँ है, कर्नाटक उधर वाला जो है साउथ का इलाका है, और ये अपने पता विजयनगर साम्राज्य भी उधर ही था, उधर ही फैला हुआ था, तो ये तो ज़्यादा चांसेस है इसका सही होने का। दूसरी बात, 3 फैक्टर तो एक सही होगा, ये चीज़ याद रखना। इस तरीके से देखो, ये क्वेश्चन एक चीज़ याद रखना है चीज़। अब देखो 3 फैक्ट है, एक सही होगा, तो ये 2 ऑप्शन तो ऐसे चलेंगे अपने। अब इन दोनों में से भाई कौन सही, मैंने क्या बोला, इन दोनों में से एक जरूर आएगा, तो आंसर आ गया। तीसरा नहीं भी पता हो तब भी आप कर सकते हो। अगर ऐसे मालूम भी चल गया कि अगर एक ही फैक्ट सही है तो फर्स्ट ऑप्शन में 1 और 2 दिया हुआ है, अगर मुझे एक ही सही करना है तो मैं 2 को ही सही कर दूंगा। अरे वो बात भी बन, तो ये लॉजिक समझो ना, वो लॉजिक भी तो लग रहा है अपना। 1 और 2 अगर हम एलिमिनेट कर देंगे तो वो ज़्यादा सही। देखो फ्रीक्वेंसी मेथड भी लग रहा था, ये चीज़ याद रखना। मैं फिर 12 बता रहा हूँ, ये ऑप्शन मेथड का भी यूज करना सीखो। जो अमित बताया उस पर थोड़ा ऑब्जर्व करो, ठीक है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही, पर मैं फिर बता रहा हूँ, ये चीज़ सब आखिरी में, मेन चीज़ जो लॉजिक है वो लगाओ। और याद रखना यहाँ पे, चलो एक चीज़, 1565 का जो तालीकोटा युद्ध होता है, याद रखना उसी में हारा जाता है विजयनगर साम्राज्य, उसके बाद में इसका जो है विघटन होता है। चलो ठीक है, आगे देखो इधर। अभी देखो ये कितना अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो आप इसको क्वेश्चन को किस तरीके से करोगे, ध्यान से देखना। अब भाई 4 स्टेटमेंट है, अरे बोला कौन सा सही है, तो मतलब 3 गलत है। अब 3 गलत तो कुछ ना कुछ तो चीज़ गलत दिया होगा, ठीक है। अब देखो अजंता गुफा जो है, देखो अजंता यूपीएससी का फेवरेट थीम है। यूपीएससी ने कितनी बार अजंता एलोरा से क्वेश्चन पूछा है। अजंता गुफा वाघोरा नदी की घाटी में स्थित है। अब देखो ध्यान से समझना, ठीक है। अब ये चीज़ याद रखो, देखो ये तो जो यूपीएससी फेवरेट है, अगर अपन लगा के भी आएंगे तो यही करके आएंगे, क्योंकि ये यूपीएससी का फेवरेट है। फिर भी चलो आगे बढ़ते हैं, अपन ध्यान से देखना। सांची का स्तूप मुझे बताओ कहाँ पे है, एमपी में है। अरे एमपी में भी है तो किस इलाके में है, ये उधर है। चंबल नदी घाटी तो भाई राजस्थान जो है इधर इस इलाके में बहती है। और ये जो सांची स्तूप है ना, इधर है, एमपी के इधर वाले पार्ट में। अरे कहाँ गई छोटी, कहाँ है छोटी, बताओ सांची कहाँ पे है एमपी में? सांची भोपाल के पास पड़ता है। हाँ, अब ये आप सोचो कि चंबल नदी तो इधर वाले इलाके में बहती है, राजस्थान वाला ये सब इधर, जो इधर मतलब यूपी में बहती है, इधर वाला। समझ में आया? तो ये तो गलत है। और याद रखना यहाँ चंबल नदी नहीं है, यहाँ बेतवा नदी है, याद रखना। तो ये गलत बनाया, ठीक है। आगे देखो,
अब देखो दूसरी बात, एक तो हमेशा याद रखना कि भाई यूपीएससी फेवरेट थीम है तो ज़्यादा सोचना ही मत, ये लगा क्या हो, नहीं भी पता हो तब ये लगा क्या हो। चलो फिर भी अपने को तो यहाँ पे चीज़ मिल रही है। आगे देखो, पांडुलेना गुफा देवा मंदिर, ठीक है, नर्मदा नदी की घाटी में स्थित है। अब देखो ध्यान से देखना, पांडु, पांडु मैं बता रहा, पांडुरंगा, पांडुरंगा कहाँ पे है, महाराष्ट्र। और ये क्या बोला, नर्मदा नदी, नर्मदा नदी की तट घाटी में स्थित है। भाई नहीं, ये चीज़ याद रखना, ये जो है मंदिर याद रखना नासिक में है, महाराष्ट्र में, ये समझो। पांडु, पांडु, पांडुरंगा ये महाराष्ट्र में है, याद रखना, नासिक। और यहाँ पे याद रखना नर्मदा नदी नहीं, गोदावरी नदी, ये चीज़ याद रखना। मैं फिर बार बता, ये पकड़ो, पांडुरंगा। पांडुरंगा किसको बोला जाता था पता है? अरे मैंने कल भी बताया था आप लोगों को, आत्माराम पांडुरंग किसी चीज के हाँ। संस्थापक थे शायद। अरे वो भी है, दूसरी बात पांडुरंगा जो है ना, जो विट्ठल है ना, विट्ठल, विट्ठल जो भगवान के जिनके वो सेवक थे, मतलब वे भी एक संत थे, तो उनको पांडुरंगा बोला, मतलब वो भगवान को मतलब पांडुरंगा बोलते थे प्यार से। अरे मैंने, अरे उनका कहानी मतलब थोड़ा देखना, जो महाराष्ट्र में जो संत थे ना तुकाराम, इनके बारे में देखना। सर वो नवरत्न ने बताई थी आपको। क्या नवरत्न बताई थी। नवरत्न कौन सा बताया मैं? अब चलो ठीक है, इधर देखो, अमरावती स्तूप मैंने कितनी बार बोला, ये कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश, याद रखना चाहिए। गोदावरी नदी की घाटी में स्थित है, अरे नहीं गोदावरी नहीं, कृष्णा नदी की घाटी में। अब देखो ये चीज़ याद रखना, 20 मैं ये याद रखना, ये क्वेश्चन आपको यूपीएससी में आगे जाके जरूर मिलेगा, देख लेना ये चीज़, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो ये चीज़ याद रखना, ये क्वेश्चन आपको ना उधर 1993 में करोगे तो यहाँ से एक ट्रिक लगता है। देखो पहली बात ध्यान से देखना, संस्थाएं हमेशा गलत देता है, पहली बात याद रख लेना, पहली ट्रिक। दूसरी ट्रिक, फैक्ट जो है, फैक्ट वो है आराम से गलत होता है, पहली बात याद रखना। देखो दूसरी बात, यूनिसेफ जो है द्वारा 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस घोषित किया जाता है। मुझे बता, जब यूनिसेफ ये काम करेगा तो फिर यूनेस्को क्या काम करेगा? ये सोचा करो कि कौन से जो है इजीली रिप्लेस करता है। तो देखो संस्था हमेशा गलत होती है, यहाँ पे यूनिसेफ की जगह यूनेस्को है, याद रखना ये चीज़। दूसरा फैक्ट की तरीके से भी काट सकते हो आप, फैक्ट गलत होता है, जैसे पहला गलत दूसरा सही होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, ये चीज़ याद रखना। पाकिस्तान की संविधान सभा में यह मांग रखी गई थी, मुझे बताओ कि राष्ट्रभाषा में बांग्ला को भी सम्मिलित किया जाए। मुझे बताओ बांग्लादेश, जो पूरी बांग्लादेश उस टाइम पाकिस्तान का पार्ट था, और भाई मांग रखने की बात बोल रहा है, तो भाई कोई एक व्यक्ति भी जाके बोल दिया भाई इसको भी रख लो, तो इसमें क्या है? ये नहीं बोला कि उसको अपना लिया गया, कुछ भी नहीं, ये बोला मांग रखी गई, ये तो 100% सही होगा भाई, ये स्टेटमेंट कभी गलत नहीं होगा। मतलब ये चीज़ समझो आप, मतलब खुद ही सोचो आप, भाई मांग रखने की मांग है तो भाई कोई नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, आप खुद ही सोचो। चलो अब ये सब ज्योग्राफी के क्वेश्चन है, अब हिस्ट्री का क्वेश्चन शायद नहीं है। हिस्ट्री का वेटेज है ना बहुत कम हो चुका है, लेकिन धक्का दे के पूछता है आज जैसे आपकी बार हो सकता है कि भाई एक साथ ही पूछ ले, तो तैयार तो रहो आप लोग। लेकिन ना पॉलिटी ना एवरग्रीन है। आप पॉलिटी तो एवरग्रीन है, उसके 20 क्वेश्चन तो मान के चलो, स्कीम को मिला के तो 25 क्वेश्चन मान के चलो आप, इसलिए पॉलिटी जरूरी है। अरे पढ़ना तो सभी जरूरी है, फिर पता लगा धोखा खा गए तो फिर, पर ये है कि इम्पोर्टेंट थीम पढ़ लो, उससे काम हो जाता है, कोई ज़रूरी नहीं है। चलो देखो मैंने बोला था ना वहीं पे ख़त्म हो जाए। चलो 2022 अब इसमें बहुत कम क्वेश्चन मिलेंगे, देखना इसमें कोई नहीं, आगे बढ़ो। ये सब इकोनॉमी के क्वेश्चन हैं, इसमें भी आगे बढ़ो, इसमें भी कोई क्वेश्चन नहीं है, आगे बढ़ो। जो अभी मैंने एक लॉजिक बताया था, देखना इसमें कैसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। इसमें भी कोई हिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, आगे बढ़ो। 2022 का लेंदी क्वेश्चन था। बिना ट्रिक इस पेपर को कर ही नहीं पाओगे आप कंप्लीट। इसी में सोचो, इसी पेपर में मेरे 93 नंबर आए थे, सबसे ज़्यादा नंबर मेरे इसी पेपर में आए, और ये सबसे टफ पेपर था ये। लैंग्वेज भर रखी है ना काफी, और फिर आप इसको सीख गए थे।
2023 का आ गया सर। 22 52 आज खत्म कर देंगे क्या? हाँ 2023 तक खत्म करेंगे आज इसको, और क्या है। चलो आओ 51 देखो, ध्यान से देखना। 51 ऐसे उधर भी है पर हिस्ट्री का भी क्वेश्चन है। भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकारों के कार्य आरक्षित और अंतरित ट्रांसफर्ड विषयों के अंतर्गत बांटे गए थे। याद रखना, इसी को तो द्वैध शासन बोला जाता था। ठीक है, याद रखना पहली बात। तो निम्नलिखित में से कौन से आरक्षित विषय माने जाएंगे? अब देखो ध्यान से समझना। आरक्षित मतलब अब जो ब्रिटिश सरकार गवर्नर जो अपने पास रखता था, रिजर्व रखता था, ठीक है। और मतलब जो ट्रांसफर कौन से होते थे, जो उनको ट्रांसफर कर दिया जाता। अब देखो मैंने कितनी बार बताया, इस टाइप की जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो याद रखना कि उसमें कभी सारे सही नहीं देगा। ये चीज़ याद रखना, कभी नहीं देगा, क्योंकि उसमें 2 ऑप्शन या 1 ऑप्शन तो ऐसा जरूर घुसाएगा जो उसमें से मतलब इसका पार्ट होगा, मतलब ट्रांसफर्ड का होगा। पूछ रहा अपने को आरक्षित रिजर्व का। अब मुझे बताओ, स्थानीय स्वशासन तो जो है प्राचीन काल से जो है मतलब लोगों को दिया गया था। इसमें क्यों इतनी ज़्यादा पावर होती नहीं, जैसे आज भी जो राज्य सरकारें आराम से दे देती है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये चीज़ याद रखना कि स्थानीय स्वशासन तो ये किसके अंतर्गत आएगा? ट्रांसफर्ड के अंतर्गत आएगा। जैसे आप इसको काटोगे आंसर आ जाएगा। मैं फिर 12 बता रहा हूँ, बस यूपीएससी आपसे ये जानना चाहती है। दूसरी बात देखो, दिल्ली का एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। देखो दिल्ली में जो है केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली को मुझे बता क्या पुलिस दिया गया है? नो। याद रखना। तो ये रिजर्व में भू राजस्व मतलब कि लैंड वैंड नो, ये भी सेंटर के हाथों में है। न्याय प्रशासन ये भी याद रखना। सारी की सारी चीज़ें जो है सेंटर के पास में। तो अंग्रेज कैसे दे देंगे उस टाइम, मुझे बताइए, अंग्रेज कैसे दे देंगे? चलो आ जाओ अभी इस क्वेश्चन में ध्यान से समझना। देखो ट्रिक कैसे लगती है। देखो मध्यकालीन भारत में मैंने कितने में बोला, जब एंशिएंट मिडिवल से तो अच्छी अच्छी चीज़ें निकालेगा। शब्द फणम किसी निर्दिष्ट करता है। अब देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा आपको मजाक लगेगा, पर ये हकीकत में फिर 12 बता रहा हूँ, यही तरीका। फणम याद रखना। फण किसके लिए यूज होता है? अरे भाई याद करो, जो फण जो होती है भाई, वो जो नाग देवता होते हैं उसके जो है फण होती है, उस पर अगर ऐसी फण अगर कोई माया, वो क्या बोलते हैं उसको? नागमणि चमकती रहती है, तो वो बहुत इच्छाधारी जो भी जो है। तो भाई वो नागमणि किसको रिप्रेजेंट कर रही है? सिक्का विक्का मतलब मुद्रा को रिप्रेजेंट कर रही है ना। कहाँ पे इसमें बात की गई है? पहनावा 9, आभूषण 9, हथियार 9, सिक्का। ठीक है, पहली बात ये चीज़ याद रखना। एक मतलब एक नॉर्मल चीज़। दूसरी बात मैंने क्या बोला था, कभी एंशिएंट मिडिवल की अगर बात आएगी तो इकोनॉमी की बात करेगा। ये चीज़ हमेशा याद रखना। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। फणम तो याद रखना सिक्का। पहना हो तो ऐसे नहीं होगा भाई। आभूषण हथियार 9 याद रखना ज़्यादा। और दूसरी बात आना, जिनका हिस्ट्री ऑप्शनल है जाके देखना, वो अलग से पूरा सिक्कों का पूरा इतिहास पढ़ते हैं भाई, सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर जिसका हिस्ट्री ऑप्शनल है उनसे पूछना। और सर उनकी फेवरेट थीम भी है सिक्के। हाँ सिक्के इम्पोर्टेंट है। और टैक्सेशन प्रणाली वाला। हाँ इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो इम्पोर्टेंट रहती है। जो एंशिएंट हिस्ट्री में ना सर, वो महिलाओं को पॉजिटिव लिखा है। ठीक है। दूसरी बात याद रखना कि ये फणम को याद रखना, फेनम भी बोला जाता था, फेनम। और चक्राम सिक्के भी बोला जाता था, चक्राम। ठीक है। दूसरी बात देखो, इंग्लिश में मैंने थोड़ा एक चीज़ ये भी देखो, सी और सी। ठीक है। अब देखो ये 2 ऑप्शन तो ऐसे गए, क्लोथिंग तो कोई मतलब है नहीं। और दूसरी बात मैंने क्या बोला, थोड़ा टफ क्वेश्चन रहता तो यूपीएससी क्या होता उसका आंसर? बी। ये भी ऑब्जर्व करते चलो। अब आ जाओ, उपयुक्त में से कौन जो है गदर पार्टी के सक्रिय रूप से जुड़े थे? सक्रिय रूप से मतलब स्पेसिफिक क्वेश्चन की डिमांड होगी, तो स्पेसिफिक होगी तो स्वाभाविक सी बात है, ध्यान से समझना इसमें। दूसरी बात, इसमें ऑप्शन सब कुछ सेम दिए हुए हैं। अब देखो ध्यान से समझना। जैसे ही आप पहला काटोगे, बारिंद्र कुमार घोष। ठीक है। अब पहली बात मैंने कितनी बार बोला है, ये चीज़ याद रखना। जो यूपीएससी में फिर 12 बता रहा हूँ आपसे, जो जानना चाहती है, ये बारिंद्र कुमार घोष याद रखना, ये युगांतर के संस्थापक थे, अगर आप इसके बारे में पढ़ते भी हो। और यूपीएससी आपसे ये अपेक्षा करती है कि आप इसके बारे में जानो। युगांतर के संस्थापक थे, याद रखना ये चीज़। जैसे बारिंद्र कुमार घोष को काटोगे आप, अब 2 और 3 बचा। अब देखो याद करो, जैसे मैंने उस दिन एक्सप्लेन भी करवा दिया था गदर पार्टी के बारे में। अब दूसरी बात याद रखना, जोगेश चंद्र चटर्जी, याद रखना, ये अनुशीलन समिति से जुड़े हुए, अनुशीलन समिति से जुड़े हुए हैं और आचार्य से भी जुड़े हुए थे। तो ये गदर पार्टी 1924 में आचार्य पार्टी जो अनुशीलन समिति से जुड़े हुए थे। ठीक है। तो दूसरा काटोगे आंसर 3rd। ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। एक और चीज़ बताता हूँ मैं आप लोगों को, ध्यान से देखो ट्रिक कैसे काम करती है। देखो गॉस और बॉस इनमें से एक ही होगा, समझ में आया? तो इसका मतलब 1 और 3 में से एक जरूर होगा, 1 और 3 में से एक जरूर होगा। ठीक है। 1 3 में से एक होगा। पहला काट
आती है तो 3 आ जाए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबसे बात है कि आपके पास ऑप्शन क्या बचा, क्या तो ये है या डी आएगा। मतलब आराम से आप 2 ऑप्शन तो आराम से हटा सकते हो। दूसरी बात देखो सक्रिय रूप से जुड़े हो तो मतलब स्पेसिफिक क्वेश्चन की डिमांड है, तो इसमें ज़्यादा मैक्सिमम ऑप्शन 2 जा रहे तो 2 आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगी, 1 आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। ये चीज़ याद रखना जब स्पेसिफिक क्वेश्चन की डिमांड है। अब आ जाओ क्रिप्स मिशन। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और जो मैंने स्टोरी पढ़ाया था उससे क्वेश्चन ये सोल्व हो जाएगा। क्रिप्स मिशन के बारे में पहली बात तो 1942 में आया था। इसके बाद में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है। दूसरी बात पूर्ण स्वतंत्रता की भारत जो है बात शुरू, ये नहीं बोलता कि पूर्ण स्वतंत्रता देंगे, क्या बोलता है डोमिनेंस स्टेट देंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखना। संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं और साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे। मुझे बता दोनों के बोल रहा है, साथ ही मैंने कितने बोला इस टाइप के स्टेटमेंट, दोनों बोलो कि नॉमिनेटेड होंगे। अरे नहीं, विधानसभा से तो चुने जाएंगे और यहाँ से जो रियासतों से नॉमिनेटेड होंगे। और मैंने कितने बार बोला एंड लगा रहा तो गलत करने का प्रयास कर रहा है, और मैंने क्या बोला पहला कटेगा दूसरा सही होगा। ये चीज़ याद रखो। नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा, ठीक है, उसे यह अधिकार होगा कि अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर करे। हाँ, यही तो चाहते थे, भारत को क्या करना चाहते थे, देश का बंटवारा करना। नेगेटिव चीज़ ये तो चाहेंगे ना कि भारत का बंटवारा हो, रजवाड़े नहीं माने तो भाई रजवाड़े मेरे पास आके संधि कर लो, तो ये तो चाहेंगे ना ये चीज़। दूसरी बात पहला स्टेटमेंट गलत, दूसरा सही होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। चलो आ जाओ, आप देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो कैसे, मैं फिर बार बता रहा हूँ, ऑप्शन जो है उसका भी आप मेथड है उसका यूज़ करने का सोचो कैसे आंसर आता है। देखो सबसे पहले मैं ऑप्शन से आंसर निकालता हूँ इसका। देखो 1 जो है 2 बार आ रहा है, 2 3 4 जो है 3 बार है। ठीक है, अब एक चीज़ हमेशा याद रखना, एक की प्रोबेबिलिटी कम हो तो एक तो आंसर नहीं होगा, ये चीज़ समझो आप। ठीक है, दूसरी बात एक देखो, अब 2 और 4 है, 2 और 4 तो अपने को पता लग गया कि सही है। अब 3 के बारे में अपने को पढ़ना है, 3 सही है या गलत है। बात इत्यादि निम्नलिखित मूल ग्रंथों पर विचार कीजिए। ठीक है, अब देखो यूपीएससी कैसे गेम खेलती है, कभी कभी अपने वो, जैसे मेरे को उल्टा पड़ गया था इसमें पर मैं फिर बार बता रहा हूँ। देखो एक चीज़ यार, जैसे मैंने क्या पढ़ा, महापुराण है, मैंने सोचा भाई ये, हाँ देखो ये भी तो पढ़ो, जैन ग्रंथ है। अब देखो मैंने कितनी बार बोला है, देखो एक चीज़ याद रखना, यूपीएससी आप इसको देखो, मैं फिर बार बता रहा हूँ, एक चीज़ समझना कि अगर बौद्धिज्म पूछ रहा ना, बौद्धिज्म पूछ रहा तो आप कभी भी याद रखना कि कभी भी उसमें हिंदुज्म नहीं देगा। वो जैसे जैनिज्म पूछा तो बौद्धिज्म दे देगा जरूर इसमें, और हिंदुज्म नहीं पूछेगा। ये चीज़ याद रखना। मैंने गलती क्या करी, इसको हिंदू माना, जैसे काटा आंसर 1 2 3 मार के आ गया, अभी गलती थी मेरी। और दूसरा अगर मैं फ्रीक्वेंसी मेथड का भी यूज़ करता तो ये सही होता। देखो एक चीज़ याद रखना, मैंने क्या बोला, जैन ग्रंथ है तो यहाँ पे जो दिया होगा इन 4 ऑप्शन में, तो इन ऑप्शन में याद रखना कि बौद्धिज्म का जरूर दिया है वो। ठीक है, ये चीज़ याद रख लेना। ठीक है, अब देखो अवधान शतक जो है ना, अवधान शतक ये बौद्ध ग्रंथ है। और मैंने क्या बोला, इस टाइप के क्वेश्चनों में आप एक एनिमुलेट करो, आंसर आ जाएगा। देखो जैसे आप तीसरा काटोगे आंसर आ गया। सर इसमें एक और कॉमन है कि षष्ठी है। हाँ हाँ हाँ, ये भी सही है। और एक और है सर, रुको जैन ग्रंथ का पूछा है इन्होंने, तो स्पेसिफिक पूछ लिया ना, तो चारों तो सही होंगे नहीं। 400 तो ऐसे दिए भी नहीं है, मतलब मिनिमम आए, मतलब 4 में से 2 आएंगे। हाँ वो भी याद रख लो। ठीक है, नहीं ये अरे ये पकड़ो, नहीं ये पकड़ो जो इसने शिवानी ने पकड़ा, देखो शिष्ट, ये पकड़ो, इन दोनों में से एक ही होगा। 2 और 4 साथ में आएंगे भी नहीं। अरे फिर तो यही आंसर होगा। नहीं सर, सिमिलर है ना दोनों। अरे सर सिमिलर है तो दोनों ग्रंथ एक साथ एक ही जगह लिखे गए होंगे ना। सही तो 2 4 जो है साथ में आएंगे, 2 4 साथ में आएंगे, 2 4 कहीं पे ओनली। देखो अब यहाँ पे 2 4 यहाँ पे, आप वो तो ऐसे भी आप 1 से भी काट सकते थे। ठीक है, दूसरी बात ये देखो, अवधान शतक को काटो आप, जैसे अवधान शतक को काटोगे आपका आंसर पहुँच जाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। ठीक है, और दूसरी बात याद रखना, नीति प्रकरण याद रखना, ये मैंने बोला भी था, ये नीति प्रकरण बौद्ध ग्रंथ है, थेरवाद का, याद रखना थेरवाद का है, बौद्ध ग्रंथ है थेरवाद का। ठीक है, परिष्टि पर्व देखो याद रखना, जैनिज्म का त्यौहार है। हेमचंद्र द्वारा रचित जो है 12वीं शताब्दी का संस्कृत महाकाव्य है ये। अवधान शतक भी बौद्धिज्म से है, ये दोनों जैनिज्म से हैं। ये आचार्य जिन सेवा के राष्ट्रकूट के शासनकाल में बना था ये। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। दूसरी बात मैंने क्या बोला, ये चीज़ हमेशा याद रखो, जब इस टाइप क्वेश्चन आए तो वो 2 क्वेश्चन, 2 मतलब मोस्टली ऐसा होता है कि 2 जो है आपको उसका दे देगा, जैनिज्म, जैसे जैनिज्म पूछे तो बौद्धिज्म को दे देगा, इस टाइप से होता है। आप ये चीज़ ऑब्जर्व करना। ठीक है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। उसमें देखो फ्रीक्वेंसी मेथड भी लग रहा था, ये चीज़ याद रखना। चलो अब देखो ये क्वेश्चन कितना अच्छा है।
निम्नलिखित में से कितने युग्म सम्मिलित है? अब मैंने कितनी बार बोला तीनों के तीनों तो कभी होंगे नहीं, ठीक है। कोई भी युग्म नहीं होगा, ऐसा भी कोई आंसर नहीं है, ठीक है। अब 2 ऑप्शन बचे हैं अपने पास। अब देखो देखो ये चीज़ हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में तो और इजी होता है ट्रिक लगाना। ऐतिहासिक व्यक्ति है और किस रूप में जाने जाते हैं, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। जैसे देखो आर्यदेव थे ना, आर्यदेव, ठीक है, आर्यदेव, ठीक है। अब यहाँ पे बोला कि क्या जैन विद्वान थे, तो मैंने क्या बोला, ये यहाँ पे इजीली तो आर्य होंगे तो वैष्णव से होंगे ना? नहीं, ये बौद्धिज्म से जुड़े हुए थे, बौद्ध भिक्षु नागसेन के शिष्य, नागार्जुन के शिष्य थे आर्यदेव। हाँ हो सकता है, हाँ ये बात भी सही है, आर्यदेव पहले हिंदू में थे, फिर वो बौद्धिज्म एक्सेप्ट करते तब हाँ ये बात भी सही है, आर्यदेव होंगे तो वही होगा ही, ठीक है। जैन तो नहीं होंगे सर? हाँ जैन तो नहीं होंगे, आर्यदेव, तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। अब दूसरा एक चीज़ याद रखना, देखो ये देखो दूसरी बात है नाथ मुनि। अब देखो ना एक चीज़ यहाँ पे एक लॉजिक ये भी लग रहा है, ये देखो ये पकड़ो, यहाँ आर्यदेव है, ये है नाथ मुनि, ये मतलब दोनों हिंदुइज्म के इंटरचेंज कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इन दोनों में से एक ही सही होगा, ठीक है। नाथ मुनि है तो ये तो भाई ये सही है, वैष्णव है, नाथ मुनि, नाथ तो याद रखो आप भी, जो नाथ द्वारा है, नाथ द्वारा याद है कहाँ पे है, नाथ द्वारा कहाँ पे है, वो राजस्थान में है ना। और सर देखो ना मुनि क्या होते हैं, वो जो हिंदू धर्म में और मुनि में भरतरी जो है, ये सब चीज़ें याद रखना। तो ये वैष्णव विद्वान ही है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। रघुनाथ मुनि थे, ठीक है, इस टाइप के नाम याद रखना, ठीक है। तो थर्ड वाला तो सही है, ये तो सही है अपने पास। दिगनाग याद रखना, ये भी जो है बौद्ध विद्वान थे अपने, ये गलत है, मतलब पहला गलत है तो 2। अरे मोस्टली आप देखो इस टाइप के जो क्वेश्चनों में मैंने कितनी बार बोला है कि आप जो है कभी भी देखो तीनों तो कभी नहीं, कोई भी नहीं, इनमें से हमेशा जो मोस्टली जो है अभी तक जो ऑब्जर्व किया, देखो इस टाइप से अगर कोई हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछे उसके मोस्टली 2 आंसर आ रहा है। आप ये चीज़ ध्यान से समझना। और सर इसमें फिर ऑप्शन वो नहीं होंगे, जैसे स्टेटमेंट होती है उसमें तो बहुत वो रहता है। अब देखो ये, अब देखो 2021 में लगा, 20 में लग रहा था, 19 में 3 फैक्ट 1 सही, सोचना ही नहीं है, 3 फैक्ट 1 सही। अब देखो ये कौन सा काटेंगे अपन, 2 और 3 में सब, देखो पहले 2 और 3 ही पढ़ लेते अपन। मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक मंगोलों से अपने राज्य के कुछ उत्तरी पश्चिमी भाग अस्थायी रूप से हार गए थे। भाई ये अस्थायी रूप से क्या होता है, ये तो हार ही गया होगा, ये समझो, ये आप समझो, ये अगर यहाँ पे डाल रहा है तो कुछ ना कुछ है, वो गलत करने का प्रयास कर रहा है, ये चीज़ याद रखना। मुझे पता हार गया तो ये भी लिख सकता ना, उत्तरी पश्चिमी भाग हार गए थे, अस्थायी रूप से क्यों डाल रहा है वो, ठीक है। जैसे थर्ड काटोगे ये 2 ऑप्शन तो ऐसे गए आपके, ठीक है। अब आगे देखो, अमित का ट्रिक भी याद रखो कि देखो 1, 1, 2 है, उनमें से एक जरूर सही होगा। पर आगे देखो, इधर देखो, अलाउद्दीन खिलजी के राज्यकाल में ये पकड़ो, एक मंगोल आक्रमण दिल्ली तक आ पहुंचा और उस शहर में पर घेरा डाल दिया। एक मतलब मुझे बताओ, एक तो हुआ होगा। अब ये तो मिनिमम पॉसिबिलिटी वाला, ये तो 100% सही होगा, इस टाइप याद रखना। दूसरा क्या बोला, भारत में पहला मंगोल आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी के राज्यकाल में हुआ था, याद रखना। नहीं, जलालुद्दीन खिलजी के काल में नहीं होता। अब देखो सिंगल फैक्ट है तो आराम से हटाया जाएगा, ये चीज़ याद रखना। तो इसका ओनली 2 आंसर है, ठीक है। 3 फैक्ट है, 3 फैक्ट है तो 1 सही होगा। इस तरीके से आप लगा सकते हो, कौन सा सही होगा वो भी मैंने बता दिया क्यों सही होगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अब आ जाओ, देखो ये क्वेश्चन भारतीय इतिहास के संदर्भ में है, निम्नलिखित में से कौन जो है कुलाह धारण कहलाते थे। अब आ जाओ, देखो ये वो वाली ट्रिक लगेगी, सबसे छोटा कौन है इसमें, कलंदर। अरे सैयद, सबसे छोटा कौन है, इधर देखो ना, यही आंसर है, ठीक है। कुछ और, ठीक है, इसका वही तरीका लगेगा। उसमें देखो कुलाहदार होना मतलब इसका बोला जाता है, नुकीली टोपी पहनते थे ना, उनको बोलते हैं। तो वो यार ना सैयद थे वो। चलो ठीक है, कोई नहीं, कुछ क्वेश्चन गलत भी होगा तो कोई 200 नंबर नहीं लाना, नहीं तो अपने फिर यूपीएससी अपनी क्लासेज पे प्रतिबंध लगा देगी। भाई ये कौन पढ़ा रहा है, फिर तो अपन को पुलिस पकड़ने आ जाएगी। भाई इन्होंने पेपर लीक किया है पक्का। इसलिए कुछ क्वेश्चन तो ये वॉइस ना, ये उनका वॉइस इको हो रहा है जो बोलते हैं इनका। चलो ठीक है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में देखो, इधर ध्यान से देखना। क्या हो गया सर, आपके नंबर 200 200 नंबर,
आपके सर आ गए, आपके गलत आता है। अरे कोई नहीं आएंगे भाई, कुछ तो गलत होंगे, काहे टेंशन ले रहे हो, मैं भी गलत करके आऊंगा, टेंशन जानबूझ के गलत करके आ जाऊंगा, 2 से नंबर नहीं लाऊंगा, टेंशन मत लो। अरे ठीक है कोई नहीं। देखो मेन बात है पीरी का कट ऑफ पार होना चाहिए, भाड़ में चाहे 200 नंबर लाओ चाहे आप 100 नंबर लाओ, मेन बात है पीरी का कट ऑफ पार होना चाहिए। अरे 200 सोचो तभी तो कुछ आए। ठीक है अब देखो इधर छोड़ो वो सब चीज़ें, देखो इधर ये चीज़ समझो, यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला, जब इस टाइप का ऑप्शन बनाता तो क्या होता है, एक ऑप्शन हटाओ आंसर ले जाओ आप, ठीक है, ये चीज़ याद रखना आप। अब देखो कौन सा, आप देखो पहला स्टेटमेंट पढ़ो आप, डच लोग, तो मैंने कितनी बार बताया कि डच लोग किधर थे, इधर वाले इलाके में, ठीक, डच लोगों ने, अरे पूर्वी तटता उठा के फेंक दूंगा डच लोग, अच्छा हाँ पूरी। डच लोगों ने पूर्वी तटीय क्षेत्रों में, यहाँ तक तो सही है, गजपति शासकों द्वारा प्रदान की गई। भाई गजपति शासक मैंने कल भी बताया था, ये कहाँ पे है, उड़ीसा में, और ये रहते हैं तमिलनाडु के इलाके में। जैसे ही आप काटोगे ये गया, जमीनों पर अपनी फैक्ट्री गोदाम स्थापित किया, अरे नहीं उड़ीसा में नहीं थे ये, काटो आपका आंसर आ गया। अच्छा उन्होंने और याद रखना कोरोमंडल तट पे थे, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तक ही सीमित थे ये लोग, यहाँ से आगे नहीं फैले। अल्फांसो द अलबुर्क ने बीजापुर सल्तनत से गोवा को छीन लिया था, हाँ 1510 में छीन लिया था, ये चीज़ याद रखना, यही आगे जाके 2023 में क्वेश्चन बनेगा। ठीक है आगे देखो, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि पट्टे पर ली गई जमीन के एक प्लॉट पर, ये तो 100% सही है, इसका मतलब 3 तो सही है। ठीक है अब यहाँ पे अपने को ये चीज़ समझना है, ठीक है ये चीज़ याद रखना। हाँ एक चीज़ याद रखना, देखो मैं फिर 12 बता रहा हूँ, इस टाइप क्वेश्चन कभी गलत करके मत आना। देखो ये अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, यहाँ पे डच लोगों ने गजपति शासक, यहाँ पे बोला विजयनगर साम्राज्य, तो इन दोनों में से एक ही सही होगा। यहाँ देखो फैक्ट्री स्थापित की, फैक्ट्री गोदाम स्थापित की, इन दोनों में से एक ही सही होगा। तो 1 और 3 जो है साथ में नहीं आएंगे, अरे 1 और 3 में से जरूर आएगा। ठीक है तो अपने को यहाँ पे साफ पता लग रहा है, और ये पता लग रहा है 100% सही है क्योंकि 1-1 है, तो याद रखना थर्ड वाला जरूर आएगा। तो गया कहाँ से, आ गया आंसर। मैं फिर बार बता रहा हूँ, गलत मत करके आना एग्जाम में, ये क्वेश्चन कभी मैं थर्ड वाला वो क्वेश्चन एक बार फिर से लेकर आइए। क्या है इसमें बताओ। ऑप्शन को थोड़ा मिटाएं। ये थर्ड वाला को मैं बिना पढ़े ही सही कर दूंगा। बिना पढ़े सही कर, क्योंकि सर हाँ थर्ड वाले को, क्योंकि अब वही ऑप्शन सही हो रहा है। मैंने आज किया था, 3 के जस्ट नीचे 3 हो तो वो सही होता है। अगर 2 के जस्ट नीचे 2 होता है ना, एक सीध में, तब वो बिल्कुल सही होता। तो 3 को तो मैं ऐसे सही कर दूंगा एकदम बिल्कुल। आगे आप देखिएगा। ठीक है जो भी है मैंने जो बताया वो याद रखना, मेन इंपॉर्टेंट वो चीज़ है। ठीक है इधर आप देखो, अब अमित की अपन बात मानते हैं, यहाँ पे भाई 3 के नीचे 3 है, ऐसे बोल रहे हो ना आप, तो 3 तो जरूर सही है। जी हाँ सर, अगर 1 2 ऊपर में है और उसके नीचे जस्ट रहता 3 और 2, तो 2 2 वाला है ना, वो सही होने की संभावना होती है, क्योंकि 2 नंबर को सीधे में डाल रहा है, वो सही हो जाएगा। ठीक है देखो ऑब्जर्व करो, ये चीज़ें ऑब्जर्व करने की बात है। अब देखो ध्यान से समझना, मैंने क्या बोला, जब इस टाइप का ऑप्शन बना था 1 हटाओ आंसर आ जाएगा, 1 हटाओ आंसर आएगा तो मतलब तीनों सही नहीं होंगे, ये चीज़ याद रखना। ठीक है अब देखो कौटिल्य शास्त्र के अनुसार, अब देखो एक एक लॉजिक ध्यान समझो, न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति दास हो सकता था। मुझे बताओ, चलो ठीक है ये चीज़ तो, न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति दास हो सकता था, दास होगा तो भाई उसको न्यायिक दंड मिलेगा तो उसको जेल वेल भेजा जा सकता है। चलो ठीक है कोई नहीं, आगे बढ़ो। स्त्री दास अपने मालिक के संसर्ग से पुत्र जनन पर कानूनी तौर पर मुक्त हो जाती थी। देखो स्त्री को दास है, अगर उसको भाई उसने पुत्र दे दिया तो हाँ ये देखो ना, मैं फिर बार बता रहा हूँ, अगर हिस्ट्री अगर अच्छे से करनी है ना, भारत की खोज जो है वीडियो जरूर देखो, उसमें एक स्टोरी है, अगर आप स्टार्टिंग में पढ़ोगे तो उसमें ऐसा होता है कि वो दास से जो है एक पुत्र को जन्म लेते हैं, फिर उसको दास को मुक्ति मिल जाती है, ये चीज़ वहाँ पे है। आप अगर पढ़ोगे वो पुत्र दास बन जाता होगा फिर। अरे नहीं भाई, स्वाभाविक बात है, प्राचीन जमाने में क्या बोला जाता है, पुत्र जो है मुक्तिदाता है, अगर उसके बाल मान लो संतानें नहीं हो रही, अगर उसने पुत्र पैदा करके दे उसके लिए तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव काम किया है ना उसने, तो ये चीज़ याद रखना, ये तो 100% सही होगा। 2 तो आंसर का पार्ट जरूर बनेगा, ठीक है 2 तो नहीं कटेगा। अब 2 नहीं कटेगा तो ये तो गया काम से। अब 2 ऑप्शन अपने पास बचे, ध्यान से समझना इस चीज़ को। यदि स्त्री दास का मालिक उस स्त्री से पैदा हुए पुत्र को पिता हो तो उस पुत्र को मालिक का पुत्र होने का कानूनी हक मिलता है। देखो मैंने क्या बोला, दोनों एक ही बात बोल रहा है, ये तो दोनों 100% सही होंगे।
अब देखो इस तरीके से आप क्वेश्चन करोगे तो गलत नहीं करोगे। अब देखो ये PYQ से समझ में आएगी आपको भाई इस टाइप के क्वेश्चनों में किस टाइप से आंसर आता है। हिस्ट्री में तीनों अभी आप ऊपर जाइए, अभी उसी क्वेश्चन पे जाइए। क्या हुआ? ऑप्शन को मिटाइए। क्या हुआ बोलो? ये जो 3 के नीचे जस्ट 3 है ना सर, एक सीध में, तो ये 3 हमेशा सही हो जाएगा सर। अगर वही 1 के नीचे जस्ट नीचे 1 रहता तो वो 1 सही हो जाता। देखते हैं, ठीक हो तो ऑब्जर्व करने की बात है। अब ये देखो तुम्हारे यहाँ गलत लागू हो रहा है। मैं फिर बार बता रहा हूँ, इसका ये आंसर है। अरे मैं फिर बता रहा हूँ, मैं फिर बता रहा हूँ ना तुम, मैं जो चीज़ें भाई कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहा हूँ उसको सीखो, नहीं तो फिर मरोगे, फिर तुम लोग मरो, फिर मेरा क्या ही जा रहा है। अमित मैं फिर बता रहा हूँ, PT निकालना है या तुम्हें विद्वान बनना है? अब देखो तुम्हारा वहीं आगे देखो, कल वाला वो चीज़ भी गलत हो रहा था, उसके पीछे क्यों भाग रहे हो जब तुम्हें 90% चीज़ें करा रहा हूँ। और मैं ही दिया पैटर्न चेंज हो गया, कथन कारण वाले दे दी भाई मैं जो मेरा लॉजिक समझो, ये चीज़ कोई नहीं करवाएगा। आप यूट्यूब पे जाके वीडियो देख लो, वो ये जरूर करवा देते हैं भाई एक्सट्रीम वर्ड ये काट दो। ये मैं जो सेंटेंस के पीछे जो सेंस क्रिएट करता हूँ ये कोई नहीं बताएगा, ये चीज़ याद रख लेना। सर आप बहुत अच्छे बताते हैं, आपसे तो कोई नहीं बताता कि मतलब ऐसे ही आता था आपके तो कोई पर इतना नहीं बताता, मैंने तो जरा तो देखो कर दिया। हाँ ये हुई ना बात, सही अच्छे से समझो इस चीज़ को। चलो देखो अभी इधर 2-3 क्वेश्चन है, अब देखो ध्यान से। हाँ ये हुई ना बात। चलो ठीक है, देखो इधर अशोक के प्रमुख शिलालेखों के स्थान है, वही स्थान जिस राज्य में, देखो जो मैंने इंपॉर्टेंट थीम भेजी है वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखो पहले भी मैंने बोला था ये क्वेश्चन रिपीट होगा आगे जाके, याद रखना है। 4 मिलान वाले के लिए ये देखो ट्रिक है, 4 मिलान में सोचना भी मत, 2 मार के आना। अब की बार देखो ना 6 क्वेश्चन थे, सारे के सारे शायद एक गलत हुआ होगा शायद। सर वो गलत नहीं, उसका क्वेश्चन था एनवायरनमेंट का जो था। हाँ जो भी है यार, रखना सारे के सारे सही हुए हैं मेरे, इसी ट्रिक से। मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे याद था 4 मिलान वालों में 2 करके आना। सर आप डांटो नहीं तो मैं बताऊं क्या? मैंने ये पढ़ा भी नहीं था, मुझे लगा था मैं 2 लगा के आगे। ठीक है जो भी है, पर याद रखना सारे क्वेश्चन सही हुए हैं मेरे, इसी क्वेश्चन से सोचो 12 नंबर मिले हैं, इसी ट्रिक से। 4 मिलान वाले 2 मार के आओ, पर मैं याद रखना हमेशा पॉजिटिव रहोगे। चलो ठीक है, ध्यान देखो। उपयुक्त युग में से कितने सही, देखो कभी चारों कभी सही नहीं होंगे, ये चीज याद रखना। चारों मिलान वाले आए हो, चारों के चारों सही हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। और एक युग्म भी नहीं आता है सब उसका। ठीक है, हाँ 2 या 3 में से आता है। जैसे अभी इस पेपर में कहीं जगह 2 आया है, कहीं जगह 3 भी आया है, ठीक है, पर 2 है आप मार के आओगे, ठीक है, नॉलेज नहीं होता, ठीक है। अब देखो इन दोनों देखो, ध्यान देखना। धोली अपन पहले पढ़ चुके, याद रखो ये 2011 का क्वेश्चन था, उड़ीसा, ये मैं पहले भी करवा चुका हूँ। इरुगुड़ी गुड़ी गुड़ी, ये देखो इस टाइप के नाम साउथ में होंगे, तो ये आंध्र प्रदेश दिया, ये बात भी सही है। अब याद रखना जौगढ़, याद रखना जौगढ़, याद रखना यहीं पे अपने को कलिंग शिलालेख मिलता है, और ये मिलता है उड़ीसा में। और कलिंग शिलालेख में तो लिखा है कि वो जो है अशोका को जो है वहाँ पे कलिंग युद्ध होता है, कलिंग युद्ध में जो है उसको इतनी जनता को मर के देखने के बाद में वो धम की रणनीति जो है धम अपना लेता है। याद रखना ये चीज़, वही है जौगढ़, जौगढ़ उड़ीसा में, ठीक है। कालसी याद रखना ये कर्नाटक में, सॉरी कालसी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ना कि कर्नाटक में, याद रखना ये चीज़, ठीक है। यहाँ पे जो है अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था, कहाँ पे? कालसी में, याद रखना ये चीज़, इसलिए 2 स्टेटमेंट सही है इसके। अरे सब PYQ में आए हुए हैं। अब देखो फिर वही सोच रहे हैं चारों कभी होंगे नहीं, एक होगा नहीं, 2 मारो। देखो 2022 में हिंट दे दिया था। हाँ इसीलिए तो 2023 में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे फिर स्टेटमेंट वाले, ठीक है। अब देखो ध्यान देखना, नानक याद रखना कि चंदेलों से रिलेटेड था, और जय शक्ति ये भी याद रखना चंदेलों से ही था। और चंदेल कहाँ पे थे? मध्य भारत में राजपूत शासक थे, मध्य भारत में राजपूत शासक, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। नागभट्ट द्वितीय याद रखना गुर्जर प्रतिहार से जुड़े हुए थे, ये बात सही है। बौद्ध जो है परमार वंश से जुड़े हुए थे। अब देखो इस तरीके से यूपीएससी देखो इसका स्टेटमेंट ऐसे गलत करता है, ये चीज़ याद रखना। अब आ जाओ देखो ये क्वेश्चन ध्यान समझना। अब देखो ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। अब देखो ये मेरा सही हुआ था उस टाइम में, देखो मैं फिर बार बता रहा हूँ, ये पढ़ने से नहीं होंगे, आपको क्वेश्चन की अप्रोच, यूपीएससी फेवरेट थीम क्या होता है वो समझना पड़ेगा। प्राचीन दक्षिण भारत में संगम साहित्य के बारे में, ठीक है, ध्यान से समझना।
पहली बात अपन देखो इस क्वेश्चन को किस तरीके से करते हैं कि कहाँ पे सेम दिया है, संगम कविताओं में, संगम कविता में, बस आंसर मिल गया। क्या ऐसा है? पढ़ेंगे अपन। देखो ध्यान से समझना, यहाँ पे देखो संगम कवियों की बात बोल रहा है, ठीक है, पीछे बोला अपन आगे बोल तो रहा है, ठीक है। अब इसका देखो संगम कविता में भौतिक संस्कृति का कोई संदर्भ नहीं है, मुझे बताओ क्या मंदिरों की बात नहीं की गई है? भौतिक संस्कृति में क्या आएगा? मंदिर, स्थापत्य सब आएंगे। ये तो बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। आगे देखो, ये पढ़ो, संगम कविता में समर शौर्य का कोई संदर्भ नहीं है। क्या बात कर रहे हो आप? अरे यही क्वेश्चन 2023 में बनता है, इसी संगम शौर्य कविता से उठा था यूपीएससी 2023 में क्वेश्चन। ये है यूपीएससी, देखो कैसे क्वेश्चन रिपीट करता है। ये गया, ठीक है। अब आगे देखो, संगम साहित्य में जादुई ताकत को असंगत बताया गया मुझे बताओ ये चीज़ याद रखना कि यहाँ पे आराम से इजीली रिप्लेसेबल है संगत की जगह। अरे भाई ये कैसे बता सकते हो? असंगत बताया गया, संगत भी है। दूसरी बात, वर्ण का देखो, इन दोनों सोचो, इन दोनों स्टेटमेंट में कौन ज़्यादा सही होगा? वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था। भाई क्यों नहीं ज्ञात होगा? अगर एक भी पर्सन को मिलेगा तो बस वो चीज़ याद रखना, तो ज़्यादा सही कौन सा होगा, ये चीज़ याद रखना। दूसरी बात, यूपीएससी फेवरेट थीम संगम, संगम के बाद याद रखना संगम कवियों को। दूसरी बात, एक चीज़ हमेशा एक चीज़ याद रखना, सामाजिक वर्गीकरण मैं बताता हूँ इसका स्टोरी क्या है कि देखो पहले क्या होता था कि, अब देखिए प्राचीन भारत जो है उसकी बात कर रहा है, प्राचीन भारत में मुझे बताओ कि 4 जो है कि जैसे एक कहाँ था, रामेश्वरम था, द्वारिका थी, उत्तर में बद्रीनाथ था, इधर द्वारिका थी, ठीक है, ये इधर पुरी, ठीक है, इधर पुरी, इधर द्वारिका। तो साधु, नॉर्थ के साधु साउथ में भी जाते थे और साउथ के साधु इधर भी आते थे। मुझे बताओ इधर के साधु उधर जाएंगे तो क्या वो नहीं बताएंगे कि भाई हमारी तरफ तो ये चलता है, वर्णाश्रम सिस्टम चलता है? तो सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था। भाई एक व्यक्ति को भी पता होगा तो ये तो गलत, मतलब ये स्टेटमेंट गलत करना यूपीएससी के लिए बहुत इम्पॉसिबल है, ये चीज़ याद रखना। चलो आगे बढ़ो। ठीक है, एक देखो इंग्लिश में थोड़ा अलग ट्रिक मिल रहा है इसमें, ध्यान से देखना। देखो फिर बताओ इंग्लिश में भी देखा करो। देखो संगम पोइम, यहाँ पे देखो संगम पोइम और संगम लिटरेचर, यहाँ पे देखो किस बारे में बात कर रहा है, कला के बारे में बात कर रहा है, और ये अलग चीज़ है। और इवन तरीके से भी कर सकते हो आप, ये चीज़ याद। और सी तो कट ही जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन मैं अखिर बता रहा हूँ, मैंने उस टाइम भी रियल टाइम में इस क्वेश्चन सही किया था, किस लॉजिक सही किया मैं अभी भी वही बताऊंगा। अरे ऐसे 6ठी क्लास का एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये, 6ठी क्लास का, किसके राज्यकाल में, 6ठी या 7वीं का होगा, योगा वशिष्ठ का निजामुद्दीन पानीपति द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया था। अब मुझे बताओ ये है कोई हिंदुओं का योग से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ध्यान समझना। अब इसका कोई अनुवाद करवा रहा है, फारसी में अनुवाद करवा रहा है, मुझे ये बताइए, पहली बात तो वो जो शासक होगा बहुत लिबरल होगा, तभी करवाएगा, नहीं तो सोचो औरंगजेब तो भाई सब ऐसी बात है, वो तो मंदिरों को तोड़ रहा था, ये सब सारी चीज़ें कर रहा था। इसके लिए चाहिए उदारवादी शासक। उदारवादी शासक कौन है? अकबर। और यूपीएससी फेवरेट थीम कौन है? अकबर। और दूसरी बात मैंने कितनी बार बोला है, शासनकाल लंबा चाहिए। हुमायूं तो ऐसे मर गया था, और अपने पता शाहजहाँ तो आर्किटेक्चर में ज़्यादा उधर अपना ध्यान दे रहा था, ताजमहल वाजमहल बनाने में। आंसर अकबर, ये चीज़ याद रखना। मैंने इसी लॉजिक से इस क्वेश्चन को सही किया था। मेरे भाई 93 नंबर ऐसे नहीं आए थे इस पेपर में। अब देखो कुछ क्वेश्चन तो मैंने मतलब अच्छे से ट्रिक नहीं लगा पाया था, उसके बावजूद भी इतने नंबर आ रहे थे, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में ये मेरे सारे क्वेश्चन सही हुए हैं। अब देखिए ये आगे जो आए ये क्वेश्चन भी सही हुआ, इधर पीछे वाला जो वो भी सही था। हाल ही में हैदराबाद में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा रामानुजन की आसन मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति का उद्घाटन किया गया था। ध्यान से समझना, मूर्ति बनाई जा रही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक रामानुजन की शिक्षा को सही निरूपित करता है? अब ध्यान देखना, छोटा जो है ध्यान देखना। मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन भक्ति था। यहाँ इसका नाम पढ़ो, रामा प्लस नुज, जो राम को फॉलो करता है, रामानुज, ठीक है। मतलब उसी तरह, भाई मैं कितनी बार बोला हूँ ये चीज़ याद रखना, नाम उन्हीं के अनुसार पढ़ता है, ठीक है। मतलब राम को जो सबाइश बात है, इसके घर वालों ने नाम निकाला हो तो उसी तरीके से निकाला है ना, तो सबाइश की बात है कौन सी चीज़ है? भक्ति मार्ग को फॉलो कर रहा है ना वो, ठीक है। पहली बात याद रखनी चाहिए, ठीक है। चलो कोई नहीं। अब देखो आगे देखो, वेद शाश्वत आत्म प्रतिष्ठित तथा पूर्णतः प्रमाणिक है ये पकड़ो, ये पूर्णतः प्रमाणिक हो गया तो ये भाई उसमें 1% भी क्या कुछ गलत नहीं है, पूर्णतः प्रमाणिक है, फालतू की बात बोलते ये चीज़ रखना।
तर्क संगत युक्तियाँ सर्वोच्च आनंद के मौलिक माध्यम थे। तर्क संगत युक्तियाँ, लॉजिकल, सर्वोच्च आनंद। सर्वोच्च आनंद क्या होता है? मैं फिर बार बता रहा हूँ, उसको सही करना हो तो आनंद लिखेगा वो, ठीक है। ध्यान के माध्यम से मोक्ष पाया जा सकता है, ठीक है। अब देखो ध्यान समझना, देखो दो ऑप्शन में मोक्ष की बात कर रहा तो आंसर तो वहीं से आएगा। ये देखो मोक्ष और मोक्ष, तो आंसर तो इन्हीं में से आएगा। मुझे बताओ रामानुजाचार्य, मैंने क्या बोला? ये चीज़ याद रखना, भक्ति वक्ति ध्यान के माध्यम से मोक्ष पाया जा सकता है? नो, मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन भक्ति था, ये चीज़ याद रखना। अब मैं इनके बारे में एक स्टोरी सुनाता हूँ, कभी भूलोगे नहीं। मुझे इसलिए याद था तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को भी सोल्व किया, ठीक है। पहले याद रखना, इनका जन्म तमिलनाडु में होता है, 11वीं शताब्दी में होता है। ये विष्णु भक्त होते हैं और विशिष्टता सिद्धांत देते हैं, जो भी है। इनकी स्टोरी में बताता हूँ, ध्यान देखना। मतलब पहली बात देखो, इनका रामानुज नाम जो पढ़ा, जो भी इनको गुरुजी देते हैं, जो भी है, सॉरी, ठीक है। तो ये क्या होता है कि अपने गुरु के पास जाते हैं, ठीक है। तो इनको धीरे धीरे गुरु शिक्षा देते हैं। तो गुरु इनको ये बोलते हैं कि मैं तुम्हें एक ऐसा मंत्र सिखाऊंगा, अगर जिसको तुमने सीख लिया तो तुम्हारी मुक्ति संभव है, ठीक है। ध्यान समझना है चीज़ को। और तो उससे लोगों का बहुत कल्याण हो सकता है, परंतु तुम्हें बताना किसी को नहीं है, बस मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये चीज़। तो ये सोचता है कि जब सोचो कि उस सब व्यक्तियों का उसका कल्याण हो सकता है, सबको मोक्ष मिल सकता है, तो मैं वो चीज़ मैं अपने पास ही क्यों रखूं। तो ये क्या होता है कि सबसे ऊंची पहाड़ पे जाता है और वहाँ पे जाके सबको चिल्ला चिल्ला के बताता है कि इस मंत्र का जाप करो, आपको सबका मुक्ति हो जाएगा। इसलिए मुझे याद भी था इनके बारे में। ये कुछ क्वेश्चन तो मैंने इसी लॉजिक पे सोल्व किए हैं, जो मुझे मतलब इनडायरेक्ट वैसे कभी नॉलेज मिला था, मैंने यूपीएससी के लिए कभी नहीं पढ़ा उनको। तो ये चीज़ याद रखना। देखो एक और इंग्लिश में भी देखो, यहाँ पे आपको एक और हेल्प मिलेगी, ध्यान से समझना। देखो मेडिटेशन और डिवोशन, आंसर इन दोनों में से ही होगा, ये चीज़ याद रखना। वो जो मांगता है ना डिवोशन, वोली, देखो ये तो ऐसे एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, ठीक है। अब देखो याद रखना, द बेस्ट मीन्स ऑफ सेल्वेशन वाज द डिवोशन, सेल्वेशन वाज टू बी ऑब्टेन्ड थ्रू द मेडिटेशन। अरे नहीं, अरे मोक्ष कभी भी नहीं मिल सकता, याद रखना। ध्यान से कभी मोक्ष नहीं मिल सकता। ध्यान से आप अपने आप को कंट्रोल करके भक्ति में लगा सकते हो। तो मिलेगा, ध्यान से कहाँ से? अब देखो ये चीज़ याद रखो, देखो वही सेम क्वेश्चन है, एक ऑप्शन हटाओ आंसर मिल जाएगा, इसका मतलब तीनों आंसर सही नहीं होंगे। अब देखो ध्यान देखना, हाल ही में प्रधानमंत्री ने वेरावल में सोमनाथ मंदिर के निकट एक नए सर्किट हाउस का उद्घाटन किया। सोमनाथ मंदिर, ठीक है। सोमनाथ मंदिर के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा? सोमनाथ मंदिर याद रखना गुजरात में है, ठीक है। अरब सागर के तट पर है ये मंदिर। अब देखो ध्यान से समझना कैसे अब इस क्वेश्चन में ट्रिक लगेगी। सोमनाथ मंदिर ज्योतिर्लिंगो देव मंदिरों में से एक है। अब देखो सोमनाथ, सोम मतलब किसका? सोमवार मतलब शिव जी। ज्योतिर्लिंग, ज्योतिर्लिंग उसी का तो है, एकदम 100% सही है, तो स्टेटमेंट कभी गलत नहीं होगा। अब आगे देखो, अल बरूनी ने सोमनाथ मंदिर का वर्णन किया। मैंने क्या बोला? अल बरूनी की क्या यूपीएससी सारी किताबें जाके पढ़ेगी, इस स्टेटमेंट को यूपीएससी कभी गलत नहीं कर सकती। आगे आंसर मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, ये चीज़ याद रखो। अब आगे देखो, सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, आज के मंदिर की स्थापना राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन। मैंने क्या बोला? इजीली रिप्लेसेबल है, इजीली रिप्लेसेबल है, सिंगल फैक्ट है यार। दूसरी बात मुझे बताओ, अगर प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन कौन थे? सेकंड जो है राष्ट्रपति बनते हैं। मुझे बताओ कि फिर ये तो वही बात हो गई भाई, राजेंद्र प्रसाद को कहाँ भेज दिया आपने? यार राजेंद्र प्रसाद ही थे वो, 1951 में करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, याद रखना। और महमूद गजनी ने 1024 ईस्वी में इसमें आक्रमण किया था और बहुत बार इसको लूटता है, ये चीज़ याद रखना। 17 बार लूटता है। अब आई थिंक कंप्लीट, चलो ठीक है, 2023 करते हैं। आप मंडे से अपन 1993 से शुरू करेंगे। अब ये क्वेश्चन याद रखना, मैं फिर बार बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन याद होने चाहिए आपको, तब जाके फ़ायदा मिलेगा उधर से करने का। अब देखना कितने क्वेश्चन रिपीट होंगे उधर से, तो फिर उनको याद रखना। इस तरीके याद रखोगे तो पीटी जरूर हो जाएगा, ये चीज़ याद रख लेना। ये 23 वाली है? हाँ 2022 में कथन और कारण का एक प्रश्न मिला था ना? हाँ, तो वो तो हिंट देता है ना वो आगे जाके। हाँ, और 2023 में ये 18 प्रश्न है कथन और कारण वाले। अरे यूपीएससी हमेशा करता है, ये चीज़ याद रखना। जैसे वो डाटा सफिशिएंसी वाले यूपीएससी ने 2019 में पूछना शुरू कर दिया था, अभी देखो 10-15 क्वेश्चन पूछ रहा। चलो आगे बढ़ो। और इसमें कथन वाले में ना सर, दोनों ऑप्शन कभी गलत नहीं है। अरे भाई ऐसा ऑप्शन बनता ही नहीं है।
उसमें ऑप्शन बनता है कि उठा के फेंक दूँ, तो ऐसे ऑप्शन बनते। गलत बनता है। हाँ मतलब ये कह रहे हैं कि 1 नंबर वाला ऑप्शन बहुत सही है, 1 नंबर वाला गलत होने की संभावना कम है। पूरे प्रश्न में 4 प्रश्न होंगे। अच्छा, जो सिखा रहा हूँ सीख लो, अभी तुम्हारा टेस्ट लेता हूँ, तुम रुक जाओ। अभी तुम देखो कैसे भागोगे। अभी रुक जाओ, अभी इस पेपर में मैं तुम लोगों से बहुत मज़ा लूँगा। कोई भागेगा नहीं क्लास छोड़ के। मुझे बताओ कितने लोग हैं गिन के अभी तुम लोगों का टेस्ट होगा। 1 मिनट में बताती हूँ सर। 6 2 8 है। 8 लोग हैं ना, नाम बताओ कौन कौन है 1 मिनट। आपके। ये सारा पेपर तुम लोगों से सोल्व करवाऊँगा अब मैं। छोटी, सना, अनु, निखिल और 2 कौन थे? आपको लेके 8 लोग हैं। चलो ठीक है, आ जाओ अब इधर। निखिल करो ये क्वेश्चन, ट्रिक से करो। आंसर नहीं चाहिए मुझे, मैं फिर 12 बता रहा हूँ, मुझे आंसर नहीं चाहिए। अब ये सारा पेपर तुम ही लोगों से करवाऊंगा आज। ये तो वही बात होगी, मैं सिखाते जा रहा हूँ तुम लोगों को, उल्टा सुल्टा दिमाग लगा रहे हो। अब तुम करो निखिल। ऐसा कर रहा है। ट्रिक मुझे मिल गया है, अरे सर, हाँ बताइए आप। इसका डी होगा। ठीक है, शाबाश, डी होगा। अब मैं जिसे पूछूंगा वही जवाब। छोटी जवाब दीजिए। अरे ये नहीं, आंसर नहीं जानना मुझे, आप ये बताओगे क्या ट्रिक लग रहा है। अब देखो तो तुम सीरी, तुम लोगों का क्या हाल है। जो सबसे छोटा है। अब देखो यही होता है, तो सबसे छोटा तो फिर क्या लगाओगे, कलिंगा। चलो ठीक है, आपका आंसर कलिंगा। नहीं नहीं, आंध्रा है। कलिंगा से छोटा आंध्रा है, देखिए। उस आंध्रा में 6 वर्ड है, कलिंगा में 7 वर्ड है। हाँ बताइए बताइए। सर गंधारपुर है जिधर गुजरात तरफ का, कलिंग उड़ीसा की तरफ का, और मगध नॉर्थ तरफ का आंध्र प्रदेश लग रहा है, क्योंकि बहुत के बारे में बात कर रहे हैं ना। धान मतलब इसलिए धान का कटोरा भी आंध्र प्रदेश को ही बोला जाता है। नहीं, ये लॉजिक नहीं है। चलो और कोई बताओ। छोटी का, चलो कुछ छोटी का कुछ तो लग रहा है। देखो ये सब 3 वर्ड वाले हैं और ये 2 ही वर्ड का है। चलो छोटी का कुछ तो लगा। चलो और बताओ, छोटी के अलावा और कोई बताओ। नगीना। नहीं है। नगीना है ही नहीं। पता नहीं, हाँ नहीं है। अच्छा ठीक है, तो शिवानी है, शिवानी। ये वो भी चली गई। अरे चलो देखो इधर देखो। मैं बताऊं? हाँ अमित, हाँ तुम तो बताओ। हाँ अमित तुम बताओ, हाँ क्या लग रहा है इसमें। हाँ सर, ये आंध्रा है ना, एकदम ऑड है सर, क्योंकि गंधार, कलिंगा और मगध ये तीनों मौर्य काल से रिलेटेड हैं। गांधार कहाँ पे है पता है कुछ? उठा के फेंक दूंगा तुम्हें। अफगानिस्तान। अमित कुछ भी लॉजिक मत लगाओ। अब देखो एक तो छोटी जो लगा रही थी वो चल लग रहा है। और कोई बताएगा इसके अलावा कोई ट्रिक, कोई पकड़ पा रहे हो? देखो इधर, दान्य कटक जो है महासंगियों के अधीन, ये बस यही पकड़ना था यहाँ पे। महासंगी मतलब बौद्ध स्थल है, ठीक है। महासंगियों के अधीन एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में, प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में समृद्ध हुआ निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में अवस्थित है? भाई प्रमुख बौद्ध केंद्र कौन सा? अमरावती। उठा के फेंक दूंगा तुम लोगों को। और अमरावती कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश। पहली बात तो एक तो ये ट्रिक लग रहा था, ठीक। दूसरा देखो, धान्य कटक, कटक याद रखना कि यहीं पे 2 पोर्ट होते हैं। पुहार पोर्ट, जो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था पहले भी, पुहार पोर्ट यहीं है। और पुहार पोर्ट, ये अमरावती जो राज्य अभी बनाई गई ना तेलंगाना की, किसकी बनी है? किसकी? अमरावती किसकी राजधानी बनी है? उसकी बनी है, आंध्र प्रदेश की। ये वही है धान्य कटक। और मैंने बोला था ना अमरावती, आंध्र प्रदेश। अब देखो ये तो थोड़ा बहुत आपको थोड़ा बहुत नॉलेज हो इस तरीके से। अब देखो नॉलेज नहीं भी है तो एक छोटी वाला लग ही रहा था, पर इधर देखो अब मैं बताता हूँ कैसे हेल्प लगती है। ये पकड़ो, कुछ पकड़ा, कुछ बुझा तुम लोगों को? अब सोचो गांधरा तो भाई उधर है, उधर से कोई मतलब ही नहीं है अफगानिस्तान से। आंसर है भाई। तुम लोग, मैं फिर 12 बता रहा हूँ, तुम लोग नहीं पकड़ रहे हो। चलो निखिल बताइए इसमें 42 में। उठाए फेंक दूँ आप क्या गलत किए तो निखिल तुम। अरे ट्रिक मैं करवा चुका हूँ पहले भी।
2013 का क्वेश्चन है ये। हाँ सर, पहला तो मूलतः दिया तो वहाँ कट जाएगा। ठीक है, मूलतः, शाबाश, एक चीज तो पकड़े। दूसरा दिया है आमतौर पे। तो आमतौर काटोगे? यहाँ कटेगा, ये वाला सही हो जाएगा। आमतौर को काटोगे या सही होगा? हैं? सही होगा हमको लग रहा है। दो सही होगा इसमें, दूसरा तीसरा। देखो इधर निखिल, थोड़ा देखो, प्राचीन भारत के संदर्भ में ध्यान समझना। स्तूप की संकल्पना मूलतः बौद्ध संकल्पना, अरे नहीं, देखो मैं फिर बार बता रहा हूँ, प्राचीन भारत, कॉन्ट्राडिक्शन तो ऐसे ही हो रहा है। ये भाई प्राचीन एंशियंट काल से ही फेमस है, याद रखना ये चीज़, स्तूप। तो देखो ध्यान रखना, मैंने क्या बोला, तीनों तो कभी होंगे नहीं, ठीक, कोई भी नहीं होगा आंसर, एक होगा नहीं, क्यों, एक से एक, दूसरी बात ये तो कट ही गया। अब देखो आगे देखो, स्तूप आमतौर पर अवशेषों पर निक्षेपगार होते थे। भाई हाँ, बुद्ध के स्तूप पे तो, बुद्ध के जो अवशेष थे उस पर तो बनाया गया था। आमतौर पर, आमतौर, जनरली वर्ड हमेशा सही होगा 100%। आगे बढ़ो, बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्प अर्पित या स्मारक रचना होती थी। हाँ, अब उठा के फेंक दो ये, तब भी गलत करोगे तो तब भी। चलो ये कौन करेगा, चलो बताओ सना। जी सर। बताओ इसमें ट्रिक कौन कौन सा लग रहा है? दक्षिण भारत में कोरकई, कुम्हार और मुंशी। सर मैं बता दूं? रुक जाओ, हाँ बोलो। जो ये थे ना, हाँ, इनकी जो वो थी फेवरेट थीम सर, यही है। क्या है फेवरेट थीम? सर बंदरगाह, पोर्ट्स। ठीक है, और क्या लग रही है, और बताओ। जो एक सबसे छोटा है वो लग रही है। ठीक है, और कोरकई, ये लग रहा है सर भारत, दक्षिण, प्राचीन दक्षिण भारत, तो सर वो उधर का एरिया है ना जो समुद्र से घिरा हुआ है उधर। चलो ठीक है, ये पकड़ लिया इसने। देखो प्राचीन दक्षिण भारत के संदर्भ में कोरकोई, पुहार, अभी तो मैंने बताया था उधर पोहार पोर्ट, मुचिरी, ठीक है। मैंने क्या बोला, पहली बात तो यूपीएससी फेवरेट थीम, पता नहीं, पोर्ट याद रखना चाहिए, राजधानी नगर इस नहीं, लो इस्पात निर्माण केंद्र नो, जैन तीर्थ चैत्य नो। और दूसरी बात, चैत्य भाई बौद्धिज्म में होते हैं, ये चीज़ को लॉजिकली सोचना। दूसरी बात मैंने कितने बोला, यूपीएससी की फेवरेट थीम है, ये चीज़ याद रखना। 2017 में पूछा, 19 में पूछा, 15 में पूछा, और इधर 2023 में पूछा, 4 बार क्वेश्चन आ चुका है। और सर अगर कहीं ये लौह और इस्पात निर्माण केंद्र होते तो सुने हुए होते। दूसरी बात यूपीएससी फेवरेट थीम, ठीक है। देखो याद रखना, मुचिरी याद रखना कि ये केरल में है, ठीक है। कोरकोई याद रखना पांड्या राज्य में था, तमिलनाडु में, पांड्या। कौन सा सर? कोरकोई। और मुचिरी याद रखना ये केरल में था। पुम्पवार याद रखना कि तमिलनाडु में है, चोल राज्यों में, चोल चेर पांड्या याद रखना। कावेरी पट्टनम जो है, कावेरीपुरम जो है, उसी टाइम जो है वहाँ का भी एक पोर्ट था वो, आंध्र प्रदेश में। अरे पोहार पोर्ट था वहाँ तो, मतलब ठीक है, ये चीज़ रखना। चलो देखो मैंने बोला था वो 2022 का क्वेश्चन इधर जाके रिपीट होगा। अब देखो ध्यान देखना, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है संगम कविताओं में यथावर्णित वट किरुथल की प्रथा को स्पष्ट करता है। देखो कैसे आपको इसका है, इसके इंग्लिश से कैसे आंसर आएगा, ये देखो, ये पकड़ो, ठीक है, रिचुअल, ठीक है, कहाँ पे दिया है आपको, डी ऑप्शन में, ये देखो, ये ऐसे आता है आंसर। सर हमको तो दिखेगा ही। अब ये तो देखना पड़ेगा ना, ऐसे तो सही। यार इस टाइप के क्वेश्चनों को तो मैं फिर बार बता रहा हूँ, आपको वर्ड को तोड़ना और उस तरीके से आंसर निकालना। इसमें एक और लगना है। क्या लग रहा है? सर चलो ठीक है, रुक। आज दूसरी बात देखो, दो ही यहाँ पे देखो, राजाओं की बात कहाँ पे होती है, राजाओं द्वारा महिला अंगरक्षकों को नियुक्त करना, ठीक है। वट किरुथल यहाँ पे, चलो ठीक है, राज दरबारों में विद्वानों का धर्म और दर्शन से जुड़े विषयों पर विचार विमर्श करने हेतु एकत्र होना, किशोरी द्वारा कृषि क्षेत्रों की निगरानी करना और चिड़ियों और पशुओं भगाना, युद्ध में पराजित राजा का आमरण अनशन कर अनुष्ठानिक जो है मृत्यु वरण करना, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। ऐसे देखो तो इन दोनों में से ही मिल रहा है, राजा की बात किस में कर रहा है, ये 2 ऑप्शन तो ऐसे कट जाएंगे। राजा महिला अंग्रेजों की नियुक्ति करना, ये नॉन क्वेश्चन, संगम पीरियड नॉन क्वेश्चन है, याद रखना, डी आएगा इसका। उस तरीके से दूसरा देखो इंग्लिश मीडियम में यहाँ पे क्लियर हो रहा था, रिचुअल, ये चीज़ याद रखो। देखो थोड़ा और इंग्लिश में यहाँ पे देखो ध्यान से देखना। देखो, किंग एम्प्लॉइंग द वुमेन बॉडी गार्ड, ए किंग डिफीटेड इन ए बैटल,
ठीक है, ये चीज़ याद रखना। कम्युनिटिंग रिचुअल सुसाइड बाय द स्टार्विंग हिमसेल्फ टू डेथ। अभी इसको थोड़ा पढ़ोगे भी तो आप वट रिचुअल इसका ऐसा लग भी रहा है वट अपने आप को ख़त्म करना उस टाइप से। चलो ठीक है, कोई नहीं। अब आगे देखो, अब देखो ना, यहाँ से एक ट्रिक सिखा रहा हूँ जो मैंने बोला भी था उस टाइम कि एक नया चीज़ है आपको 2025 में मिलेगा, ये चीज़ याद रखना। और ये यहीं से है, 2023 से ही लागू होना शुरू होता है ये ट्रिक। शायद 2022 में भी देखेंगे, अभी तो पूरा पेपर नहीं देखें, पर मैं बताता हूँ यहाँ से। जब वो बहुत स्पेसिफिक पूछ ले, जैसे आपकी बार पूछा था कि 5 वो कौन सा था ना 5 जनरेशन, इस टाइप के क्वेश्चन याद रख लेना। उसमें जब स्पेसिफिक पूछ लेता है, ठीक है, तो याद रखना कि स्पेसिफिक पूछ लेता है उसमें कोई नहीं आंसर आएगा, मतलब ये चीज़ याद रखना। देखो ध्यान देखना, उपयुक्त में से कितने साम्राज्यों ने अपने राज आदि जो है 8वीं शताब्दी ईस्वी में, एकदम फिक्स पूछ लिया, फिक्स 8th सेंचुरी पूछ लिया। ये अगर देखो ध्यान समझना, अगर ये पूछता कि 8वीं सेंचुरी के बाद में कौन थे तब कभी आंसर नहीं आएगा ये, परंतु इसने पूछ लिया कि 8th सेंचुरी में, जैसे अब यार 5th जनरेशन वाला आया था ना 2024 में, अब एकदम फिक्स पूछ लिया। फिक्स पूछ ले तो याद रखना कोई नहीं आएगा, ये चीज़ याद रखना। अब देखो यहाँ देख लो, होयसल जो राजवंश है 10 से 14वीं शताब्दी में होता है, ठीक है, दक्षिण भारत में, ठीक है, साउथ इंडिया। गढ़वाल याद रखना 12 से 13वीं शताब्दी में उत्तर भारत में। काकतीय राजवंश याद रखना 13 से 15वीं शताब्दी में होते हैं, ठीक है, और यादव याद रखना 13 से 15। अब देखो यहाँ पे फिक्स पूछा है, और यूपी याद रखना कि जो 8वीं शताब्दी पूछा, देखो ये कितना दूर दूर दिया है ताकि आसपास सही होने की कोई प्रोबेबिलिटी ना हो। सर ये क्या लिखा है आपने, ये वाला काकती वाला? काकतीय याद रखना 13 से 15वीं सदी, और यादव भी, तो यादव भी याद रखना। दूसरे मैंने ये ट्रिक याद रखना, मैं फिर बार बता रहा हूँ, 2024 में भी आया है, 2025 में भी आएगा। जब स्पेसिफिक पूछ ले एकदम स्पेसिफिक, तो याद रखना उसमें कोई भी नहीं। और 2 का तो फिर वो कट ही कर देंगे, पॉसिबिलिटी सर एक ही तो रहेगी ना। अरे नहीं, यही तो चीज़ याद रखना है, जब बिल्कुल एकदम स्पेसिफिक पूछ ले। अच्छा, शताब्दी नहीं, मतलब जैसे अब क्या 5th जनरेशन पूछ लिया था ना उसने, तो वो एकदम पूछ लेना स्पेसिफिक। 5th जनरेशन होगा तो ही आंसर आएगा, वो 4.9 भी होगा ना तब भी आंसर नहीं आएगा, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। फिर कहाँ एग्जामिनर थोड़ी ना ढूंढता फिरेगा, वो तो गलती करेगा। ठीक है, अब देखो यही क्वेश्चन यूपीएससी 1997 में भी आया था डायरेक्ट, ये देखो ये पीवाई करने का फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। अब देखो याद रखना, मैंने क्या बोला, सोचा ही नहीं, 4 मिलान वाले 2, सोचो ही मत। 99% ये ट्रिक सही हुई है। अगर पूरे पीवाईक्यू में 2011 से लेकर 2024 तक का पीवाईक्यू देख लो आप, इसीलिए मैं मार के आया था, देखो 10-12 नंबर मिले बस, लेकिन वो साइंस एंड टेक का ना हो, उसका ना हो, ठीक है। वो अब जो प्राचीन भारत के इतिहास संदर्भ में ध्यान देखना, उसमें कितने युगम सही समूह तक, 4 होंगे नहीं, 1 होगा नहीं, 2-3 में से होगा, तो ट्रिक अपना 2 का वाला है। अब देखो देवी चंद्रगुप्त याद रखना, ये विशाख दत्त का है, ठीक है, याद रखना। हमीर का महाकाव्य याद रखना नयचंद्र सूर्य का ही है, ठीक है। मिलिंद पन्नो याद रखना नागसेन का है। ये तो अब देखो कहाँ पे ये पेशेंट देखो कैसे यहाँ घुमा, नागार्जुन की जगह बस सेन है, बस कोई कितना भी रट के जाएगा ना तो भी उसका गलत होना। हाँ वही तो, वो चीज़ है। और नीति वाक्यतम याद रखना सोमदेव सूरी का है। अब देखो ट्रिक इसमें भी लग रहा है, सूरी है। हाँ ये चीज़ याद रखना। देखो ये सूरी है, ये सूरी है, इन दोनों में से एक ही होगा। और ये बात सही है, ये सही है, ये गलत है, और इधर ये गलत है, ये सही है। अच्छा, हमीर महाकाव्य का क्या है? हमीर महाकाव्य का ये सही है ना, नयचंद्र सूरी। सॉरी रुक दोनों सही है ना? अरे हाँ ये दोनों, देवी चंद्रगुप्त, ये दोनों सही है और ये दोनों गलत है, मतलब ये दोनों सही है, याद रखना। सूरी है, तो ये सेम ओड इवन तरीके से भी ले सकते हो, ये इवन है, ये दोनों एकदम ओड जा रहे हैं। अरे ऐसे तो मिलान वाले में 2 होता है, ये चीज़ याद रखना। सर वो जो ये जो सूरी जैसे आप बता रहे हैं, ये स्टेटमेंट वाले में लगती है। हाँ उसमें लगता है, पर इसमें तो अपने जैसे उधर वो किसने शिवानी ने बताया था, हाँ तो उसमें भी, हाँ तो ये चीज़ याद रखना। अब तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, 2013 का क्वेश्चन है। आत्मा केवल जंतु और पादप जीवन की संपदा नहीं है, बल्कि शिलाओं, प्रवाहित जलधाराओं, अनेक प्राकृतिक वस्तुओं को भी जिन्हें अन्य धार्मिक संप्रदाय जीवित नहीं मानते हैं। उपयुक्त कथन प्राचीन भारतीय निम्नलिखित में किस एक धार्मिक संप्रदाय की मूलभूत विशेषता को प्रतिबिंबित करता है? अब तो सोचना ही नहीं है, ये तो काट दो ऐसे ही। दूसरी बात मैंने क्या बोला, बौद्धिज्म तो आत्मा को मानता ही नहीं, आंसर आ गया। अब ये गलत नहीं होनी चाहिए। अब देखो ये यूपीएससी की फेवरेट थीम, अब देखो मेरे लगातार सही हुए। विजयनगर साम्राज्य के इनमें से किस एक शासक ने तुंगभद्रा नदी पर एक विशाल बांध निर्मित किया और नदी से राजधानी नगर तक कई किलोमीटर लंबी नहर और कुलिया का निर्माण किया? कृष्णदेवराय प्रथम।
ये चीज़ याद रखना। अब ये गलत मत करके आ जाना भाई, ये फेवरेट थीम है यूपीएससी का, विजयनगर साम्राज्य, ठीक है। ये मल्लिकार्जुन और इनका भी बता दीजिए कौन से उससे। अरे ये पहली बार ऐसे भी वो है, रहने दो अभी, अब थोड़ा बहुत कर लेना आप अपनी तरफ से, पर ये इतना इंपॉर्टेंट था नहीं, जितना है वो याद रखना। मध्यकालीन गुजरात के इनमें से किस एक शासक ने पुर्तगालियों को सुपुर्द कर दिया था? अब देखो ध्यान से समझना। अब देखो ये मैंने बताया भी था कि 2022 से क्वेश्चन का रिपीटेड है डायरेक्ट, ठीक है। अब देखो ये होता है 1534 ईस्वी में बसीन की संधि जो होती है उसके द्वारा। किसी शासक ने दीव को पुर्तगालियों को सुपुर्द कर दिया था। चलो ठीक है, अब इसमें थोड़ा बहुत देखो, अगर पता हो तो कर पाओगे, नहीं तो ऐसे दिक्कत नहीं यार। ट्रिक तो बहादुर शाह, अहमद शाह, ये सब शाह लग रहा है बघेरा। सर बहादुर शाह जो थे ना वो गुजरात में थे। ये थोड़ा बहुत आप उससे लगा सकते हो। और उस इसमें और कुछ लग रहा है? और तो कुछ लगेगा नहीं इसमें, शाह तो तीनों है ही, बेगड़ा, ठीक है। एक आध क्वेश्चन तो गलत भी होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये जैसे तो पढ़ोगे तो ओल्ड एनसीईआरटी का है, सती चंद्रा में दिया हुआ है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। चलो ठीक है, कोई नहीं। देखो ये क्वेश्चन निम्नलिखित में किसी एक हाँ इंग्लिश में देखो ना तो नहीं लग रहा वो। अरे नहीं छोड़ो, नहीं वो नहीं है। देखो इधर, निम्नलिखित में किसी एक एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल में क्या, अब ये याद रखना, ये गलत मत करना। अब ये चीज़ सोचो, रेगुलेटिंग एक्ट तो भाई कब आया था? 1773 में आया था। उस टाइम तो वो वहाँ बंगाल में रहता है बंगाल के यहाँ। फिर इंडिया एक्ट 1784 में आया था, तो वो वहीं पे रहता है भाई बंगाल में। 1793 में, छोड़ो, 1813 को विलियम बेंटिक को बनाया जाता है, याद रखना चाहिए इतना सा। अब ये क्वेश्चन गलत मत करना भाई। दूसरी बात सोचो कि बंगाली गवर्नर जनरल को लाया जाएगा तो टाइम लगेगा ना। ये तो जस्ट सोचो कि 17वीं सदी में दिए हैं सारे के सारे, तो ऐसे गलत हो जाएगा। ओड इवन तरीके से भी कर सकते हो आप, ओड इवन तरीके से भी हो जाएगा ये। चलो अब आगे बढ़ो, शायद अब कोई हिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं होगा। हिस्ट्री के बाद कौन सा सब्जेक्ट करेंगे सर? ज्योग्राफी और एनवायरमेंट इकोलॉजी साथ में करेंगे। एक आध क्वेश्चन आएगा, देखो इधर आ जाओ। चलो इसमें बताओ कौन, शिवानी बताइए इसमें क्या ट्रिक लग रहा है 81 में? शिवानी सर इसमें सबसे छोटा वाला लग रहा है। और यूपीएससी 2016 के क्वेश्चन है ये, और 2016 करवा चुका हूं मैं। अरे देखो इधर, भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडर रीड था ये, ठीक है, अलेक्जेंडर रीड कर लिखा है। एएच लॉन्गर्स था, रॉबर्ट स्वेल था, जेम्स बर्गेस था, और वॉल्टर इलियट किस गतिविधि से जुड़े हुए थे? अब मुझे बताओ, इतने सारे व्यक्ति हैं, और ये कोई छोटे मोटे आदमी तो होंगे नहीं भाई, किसी मजदूर का नाम दे दिया। लॉजिकली सोचो, आप ध्यान से समझना। बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति होगा तभी तो, बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति होगा तभी पूछा भी होगा, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये देखो, ये पढ़ो स्टेटमेंट कितना फालतू का दिया। देसी रजवाड़ों में गिरजाघरों की स्थापना, पहली बात तो मुझे बताओ, देसी रजवाड़ों में ये बना पाएंगे चर्च वर्च? और चर्च के लिए यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा, आप लॉजिक सोचो, यूपीएससी पूछेगा कि इसके बारे में, ठीक है, गया काम से। औपनिवेशिक भारत में रेल का निर्माण, मुझे बताओ रेल के निर्माण का आज तक भी कोई क्वेश्चन आया है? पहली बात। दूसरी बात, रेल के निर्माण का मुझे बताओ, ये इतने सारे व्यक्ति स्पेसिफिक वो रहेंगे क्या, विशेषज्ञ? आप खुद ही सोचो ये लॉजिक। औपनिवेशिक भारत में अंग्रेजी प्रेस की स्थापना, हाँ ये जरूर है भाई, पुरातत्व उत्खनन से बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे, ये चीज़ याद रखना। दूसरी बात, यूपीएससी फेवरेट थीम है, पहले 2016 में भी क्वेश्चन पूछा है। और दो, ये चीज़ सोचो, इतने सारे नाम दिए हैं, और वो लंबा छोटा वाला तो लग ही रहा था, ये चीज़ याद रखना। अब देखो इधर, मैंने क्या बोला, हिस्ट्री के मिलान वाले क्वेश्चन है मोस्टली, तीनों कभी आएंगे नहीं, ये आएगा नहीं, दो ही आते हैं। अब देखो ऐसे भी, चलो ठीक है, वो एक अलग चीज़ है। अब देखो ध्यान समझना कैसे ये क्वेश्चन सोल्व होगा, ठीक है। देखो बेस नगर,
ये चीज़ याद रखना। पहली बात तो ये विदिशा, विदिशा मतलब कहाँ पे था, मैंने उस दिन ही बोला था MP में, ठीक है। और यहाँ पे मिलता है गुरुड़ स्तंभ, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी पहले बहुत बार इसके बारे में पूछा है, आप जब 1993 करोगे ना उधर आए। और ये क्या बोल रहा है, शिव गुफा मंदिर है, ये भाई ये विष्णु से संबंधित है और ये बोला शिव मतलब शिव से, तो ये गलत। अब जो यहाँ आराम से चेंज करने वाला इजी है। अब भाजा अपने को पता है पुणे में है, ये गुफा बौद्ध गुफा मंदिर है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। ये देखो सीतन वासल याद रखना, ये तमिलनाडु में है और ये जैन गुफा मंदिर है। बस थोड़ा बहुत इस पर बेस नगर के बारे में थोड़ा बहुत आपको आइडिया होता तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, ये चीज़ याद रखना। और एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, हिस्ट्री के जितने भी मिलान वाले हैं उसमें 90% 2 ऑप्शन आंसर आया है, ये चीज़ ऑब्जर्व करके देखना आप लोग। अब देखो ये वही चीज़ मैं फिर 12 बता रहा हूँ, स्वदेशी आंदोलन से हमेशा क्वेश्चन आएगा, 2025 में आएगा। और दूसरी बात एक चीज़ याद रख लेना, स्वदेशी आंदोलन में मोस्टली जो दोनों स्टेटमेंट सही देता है। 2019 का क्वेश्चन जाके देखो। चलो ठीक है, वो भी चीज़ तो है ही। यहाँ देखना एक लॉजिक बताऊंगा कैसे यूपीएससी सही करता है। देखो 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में घोषित किया गया, ये मोदी ने किया था, इसीलिए यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा भी, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। अब मुझे बताओ 7 अगस्त को घोषित किया होगा तो भाई कोई स्पेशल डे होगा तभी तो घोषित किया है ना। मोदी भाई ऐसे हर किसी दिन को तो नहीं बनाएगा ना इंपॉर्टेंट अपनी तरफ से। अब देखो इससे पढ़ो, क्योंकि मैंने फिर बता रहा हूँ ये चीज़ यार इस टाइप क्वेश्चन में क्योंकि लगा के पढ़ो। क्या इसकी बात वो सही बता रहा है? हाँ, क्योंकि 1905 में इसी दिन स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। अब देखो ध्यान समझना, इसका क्वेश्चन आराम से ए है आंसर। क्यों ये बोल रहा है कि भाई इसी दिन को तो शुरुआत किया गया था, इसलिए तो मोदी ने शुरुआत किया, एकदम सही बात है। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे इसका और इसका कोई आंसर बन ही नहीं सकता। अब ये लॉजिक देखना, ध्यान से समझना। 1905 में इसी दिन, अब भाई इसी दिन का मतलब 7 अगस्त स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। मुझे बता अगर 7 अगस्त नहीं होगा तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे। और ऐसा कोई ऑप्शन दिया है आपको? जब मैंने कितनी बार बोला दोनों स्टेटमेंट एक ही स्टेटमेंट की बात करें तो याद रखना दोनों के दोनों हमेशा सही होते हैं। अगर ये गलत हो जाएगा कि 7 अगस्त की जगह 8 अगस्त था तो याद रखना दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे, ऐसा कोई ऑप्शन बना भी नहीं। अब ये देखो ये क्वेश्चन भी कर लो कि चाहे पॉलिटी में नहीं किया था। देखो इधर भारत की ध्वजा संहिता 2002 के अनुसार भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो दो फैक्टर तो एक ही सही होगा, तो 2 ऑप्शन तो ऐसे गए मैं फिर 12 बता रहा हूँ, ये चीज़ समझो। अब देखो ट्रिक याद रहेगी तो फट से हो जाएगा। अब देखो ध्यान से समझना, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का एक मानक आया, अब यहाँ से नहीं स्टैंडर्ड यहाँ देखना, ये स्टैंडर्ड साइज, अरे ये तो गलत है ना, याद रखना स्टैंडर्ड साइज। अब देखो ये देखो ध्यान समझ, एक लॉजिक समझना कि 600:400 करोगे आप तब भी कितना आ जाएगा, 3:2 आ रहा है। मुझे बताओ 300 और आप 200 ले लो तब भी आ जाएगा 3:2, तो ये तो गलत बात हो गई ना। तो ये गलत है, ये सही है। वो तो हम कितना भी बना सकते हैं। हाँ बस रेशियो जो है इंपॉर्टेंट होता है, याद रखना ये चीज़। यार देखो बहुत सारे बड़े झंडे भी होते हैं, बहुत सारे छोटे झंडे भी होते हैं, बस रेशियो को ध्यान रखा जाता है, ये चीज़ याद रखना। तो मैं फिर बार बता दूँ यूपीएससी किस तरीके से आपको हेल्प करता है। ये तो कर लिए थे 26 जनवरी वाला, तो चलो हो गया। अब देखो ये क्वेश्चन देखो ध्यान से समझना, अब ये क्वेश्चन आगे जाके रिपीट हुआ है फिर। सर 85 85 हो तो गए, अब स्टेट कोई क्वेश्चन नहीं है। नहीं सर कराइए, मैं ऐसे संविधान दिवस के बारे में करवाया तो था ये क्वेश्चन। संविधान दिवस के बारे में ध्यान से देखना, अभी वही देखो 2 फैक्ट है। हो गया ना, ये पॉलिटी में किया था ना आप सुनो देखो 2 फैक्ट तो ये तो ऐसे भी नहीं होगा, 2 फैक्ट में से एक ही सही होगा, ठीक है, ये चीज़ समझो। अब देखो कौन सा सही होगा, ध्यान देखो। नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को संवर्धित करने के लिए संविधान दिवस प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है, ये तो सही है। मैंने क्या बोला 26 नवंबर 1949 था या क्या था, ठीक है वही है। ठीक है देखो 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति बनाई। अरे प्रारूप समिति तो पहले ही बन चुकी थी, तभी तो संविधान बना। और इस दिन तो अंगीकृत अधिनियमित आत्मनिर्भर करते हैं अपने आप को। तो दूसरा गलत, तो पहला सही आंसर।
तो ये चीज़ याद रखना, इस टाइप के क्वेश्चन में तो ऐसे ही आंसर आता। चलो ठीक है, तो ये अपना 2023 का कंप्लीट हो गया। मंडे से अपन 1993 से शुरू करेंगे और 2010 तक, ठीक है। आप जो हिस्ट्री में थोड़ा अच्छे से कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों रिपीट होता है क्वेश्चन, ठीक है। दूसरी बात, अब ध्यान दे, मतलब अगले वीक तक मेरा टारगेट हो कंप्लीट हो जाएगा, उससे पहले हो जाएगा, पर मेरा टारगेट है कि अगले वीक तक तो हो ही जाना चाहिए। अब देखो अपने पास लगभग अगला वीक मतलब ये मार्च में ख़त्म हो जाएगा। फिर अपन लेंगे ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट इकोलॉजी, इसमें टाइम लगेगा 15 दिन का मान के चलो इसमें। उसके बाद में अपने पास क्या बचेगा, इकोनॉमी बचेगा। इकोनॉमी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि उधर 1993 से लेकर 2010 में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है काम के, ठीक है। तो उधर ही मान के चलो 10 दिन लगेंगे। साइंस टेक के लिए भी 10 दिन लगेंगे, 10 दिन से उससे पहले हो जाएगा, इतना टाइम नहीं लगेगा। अप्रैल तक मतलब हमारा ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट। हाँ, तो ये मान के चलो मैं अप्रैल में आपका कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। मई में जो मुझे थोड़ा बहुत कुछ करना भी रहे तो मैं सीसेट करवाऊंगा, बस ये चीज़ याद रखना। अच्छा, इधर 15 अप्रैल में आप क्या कराएंगे, इकोनॉमी 15 अप्रैल से? 15 अप्रैल से ये शुरू हो जाएगा, उससे पहले ही हो जाएगा। मतलब मेरा मानना है कि आप लोगों का आराम से अप्रैल तक खत्म हो जाएगा सब कुछ। पैसेज कराएंगे क्या फिर से? पैसे करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे। ऐसे तो अभी वो क्लासेस देखो आप बार बार, पर करेंगे भाई, वो तो करेंगे, क्योंकि मेरा मानना है कि आप लोग उधर से सीखो ही, पर करवाएंगे, करेंगे पैसेज। अभी इधर है ना, मैं रीजनिंग में दोनों खत्म कर दूंगा अभी, फिर आराम से करेंगे पैसेज उधर। अभी पैसेज वाली वो क्लासेस देखो आप लोग, तो ये मान के चलो पैसेज जो है अप्रैल के आखिरी मंथ में जो है उधर होगा। मतलब अभी लगभग 20-30 दिन तो लगेंगे हाँ रीजनिंग मैथ को कंप्लीट करने में। तो ये मान के चलो कि आखिरी जो है लगभग, उसके लिए मुझे कितनी क्लासेज चाहिए, उसके लिए मुझे फिक्स 14 क्लासेज चाहिए, ठीक है। 14 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा वो। तो ये मान के चलो अगर वो 5 मई तक भी चलता तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अभी अपन हाँ वो उन क्लासेज को देखो, ये गलती मत करो, आप उधर उस क्लासेज को देखो, उनको 4-5 बार देख डालो, फिर उधर रिवीजन हो जाएगा एक तरीके से आपका, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। तो फिर ये माने चलो फिर आखिरी में जो मेरे पास जो बचा, कि मैं चाहता हूँ सीसेट नहीं है, देखो जीएस में तो आप कर लोगे, बस ये पर नीचे की क्लास देखो बार बार, थोड़ा पढ़ते भी रहो साथ साथ जो मैं बताते जा रहा हूँ। पर याद रखना सीसेट के लिए फिर आप जो है उधर 1993 से लेकर 2010 तक सारे क्वेश्चन करेंगे अपन। जब इधर पैसेज वैसेज सब कंप्लीट कर देंगे ना अपन, रीजनिंग मैथ सब, फिर ये 1993 तो एक बार आपका जरूर दोबारा रिवीजन हो जाएगा। तो सीसेट नहीं अटकना चाहिए इतनी मेहनत करने के बाद में, पर वही लापरवाही मत करो। चलो ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट। कल सर छुट्टी नहीं है यार रखना, कल टेस्ट देना है सर। कौन सा 2023 का आपका सीसेट का टेस्ट देना है, और इसका कट ऑफ है 100 नंबर, ठीक है। 2013 का आपका जीएस का देना है, इसकी कट ऑफ है 140। अब मैं पहले बता रहा हूँ सब पास हो, अभी एक आध कोई पास हो रहा है बस, और कल टेस्ट लगा लेना, ये चीज़ याद रखना। चलो ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट, सो जाओ अब जाके।